ग्लोबल बाजार में अच्छी मजबूती के बीच एक्शन पैक दिन की शुरुआत मंगलवार की सुबह। नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अजय और प्रियंका। भारतीय बाजार के लिए कल जब हमने देखा एक्शंस काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक नजर आए, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से अच्छी मजबूती और आज का दिन तो इवेंट स्पेसिफिक भी है। बीती रात यूएस मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन और यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग मानसी एंड प्रियंका। छोटे में कहें अगर तो मौसम बहुत सुहाना है चाहे वो मुंबई की बात करें चाहे वो न्यूयॉर्क की बात करें। तूफान आया लेकिन ये तूफान वैसा तूफान नहीं है। ये तूफान आपको सिर्फ एकेडमिकली तूफान है, बट ऐसा कोई भयानक भयावह तूफान नहीं है कि सब कुछ उड़ा ले जाए, बर्बादी कर दे। ये साइक्लोन टेक्निकल साइक्लोन है एक्चुअली, हवाएं और वो वाला, बस दैट्स इट। वैसा तूफान नहीं है जो हम लोग सुनते आए हैं जिसमें हेडलाइन चलती है तूफान आया, प्रकोप आया वगैरह वगैरह। ये सिर्फ तेज हवाओं वाला है। आपको मौसम का कल शाम को ही मजा आना शुरू हो गया होगा। एटलीस्ट मुंबई में तो बढ़िया हवाएं चल रही थी। तो ये बिपरजॉय जो है हमारी प्रियंका जी बहुत क्लोजली ट्रैक कर रही हैं। इनको इसका नाम इतना पसंद आ गया है कि डिजिटल पे लिंक्स कर रही हैं, हेडलाइन क्यों नहीं है मांग रही हैं। और तो बेसिकली इनका आपका तक क्यों हो गया है। नहीं, मैं थोड़ा पर्सनली भी उससे अटैच हूं। मुझे बार-बार ट्रैक करना था मुंबई में बारिश कितनी होगी, आपका पहला मानसून है क्या यहाँ पे? नहीं, दूसरा है ना। ओके, एनीवेज तो मामला ये है शॉर्ट में कि माहौल बहुत अच्छा है। और यूएस मार्केट में देखिए आप क्या प्यारी रैली बन गई है। कल पता है क्या हुआ, जिस किसी ने इस पर ध्यान नहीं रखा, हमने भी ध्यान नहीं रखा कि ये यूएस की सीपीआई का डेटा और फेड मीट के पहले भी एक चीज आती है और वो है फेड का सर्वे। और फेड का जो सर्वे आया है जो ये बता रहा है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो दुनिया के वहाँ के जो लोग हैं, उनकी क्या उम्मीद है इन्फ्लेशन को लेके, तो उसमें बहुत भयंकर गिरावट दिखाई दे रही है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो फेड एक मंथली सर्वे करता है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है कि बहुत जोर से गिरावट आएगी यूएस इन्फ्लेशन में। उसकी वजह से आपको बहुत तेजी की रैली नजर आई। एसएनपी, नैस्डैक, माहौल सुधरा, तो माहौल सुधरा। तो ये जो है एक तरह से आप समझ लीजिए एक विस्पर नंबर है। कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि फेड सर्वे जिस डायरेक्शन में बताता है उसी डायरेक्शन में रियल नंबर भी आता है। बहुत ज्यादा विपरीत नहीं आता है। तो बाजार ने ऑलरेडी खुशियां मनाना शुरू कर दिया यूएस में कि इन्फ्लेशन का मैटर सेटल लग रहा है, रीडिंग कम आएगी और ये एक जो यूएस फेड है इस बार अपना हाथ थाम लेगा। ये जो डेटा है वो यूएस फेड का हाथ थाम लेगा। तो इसकी खुशियां आपको यूएस में नजर आ रही थी। आप अगर आप चार्ट्स देखें तो बड़ा ब्रेकआउट नजर आया। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आई आल्सो पुल्ड अप दिस फैक्ट। तो 2 साल के लो लेवल माने जा रहे हैं इस समय में। और आप इंडियन मार्केट्स में भी देखें, इंडियन मार्केट में जो सीपीआई वो 25 महीने के लो पर आया है। यहाँ से भी अच्छी रिस्पाइट आ रही है, आईपी फिगर से अच्छी न्यूज आ रही है। लेकिन कल डोमेस्टिक मार्केट्स में हम और लगातार कई दिनों से देख रहे हैं कि बाजार निफ्टी तो एटलीस्ट एक रेंज में फंसा हुआ है, 18,600 18,700 के बीच। ऐसे में अब और इनफैक्ट ये देखिए अजय, ये तो आरबीआई के जो कंफर्ट लेवल के आसपास है उससे नीचे ही है। सो ये तो एक क्वेश्चन दे रहा है, तो एक कंफर्ट दे ही रहा है। देखिए कल का जो यूएस सीपीआई है ना, आप इसको इंडियन सीपीआई वो तो गिरावट के साथ ही आ रहा है और उसका डायरेक्शन पहले ही नीचे हो गया था। ये मूड सुधारेगा बाजार का, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस समय इंडियन मार्केट मॉनसून के प्रोग्रेस को ज्यादा क्लोजली ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बार बार ये बातें आ रही, कभी स्काईमेट कुछ आके बोल देता है, कभी यूएस वेदर एजेंसी कुछ बोल देती है। हमारे सीए साहब ने कहा हाँ हो सकता है एल नीनो आ जाए, लेकिन ड्राउट थोड़ी ना है ये। तो बाजार अभी ये नेगोशिएट कर रहा है कि मामला क्या है, क्या मुझे परेशान होने की जरूरत है, क्या आउटपुट पे इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर आउटपुट पे, अगर एग्री आउटपुट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, इतना हमारे जो रिजर्वॉयर लेवल से बढ़े हुए हैं, तो बाजार को दिक्कत नहीं होगी। इवन अगर थोड़ा 5-10% नीचे भी हो जाता है इसलिए बाजार की नजर इस समय उस पर। हालांकि 25 महीने के नीचे लेवल पे आने से बाजार का मूड तो बिल्कुल सुधरेगा। और बाजार अगर आपको थोड़ा बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, निफ्टी फ्लैट बंद हुआ, इसको आप कमजोरी का साइन मत समझिए। बहुत माइनर सा ही फ्लैट था इनफैक्ट अगर देखा नीचे से इंडेक्स एक्चुअली रिकवर होके बंद हुआ और आपका बैंक निफ्टी फ्लैट बंद हुआ है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जो 43,900-800 का एरिया है वो टूट नहीं रहा है बैंक निफ्टी में, और आपका 44,200 क्रॉस नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ 18,720 750 क्रॉस नहीं होता है और नीचे में 18,600 टूटता नहीं है। तो उसी रेंज के बीच में काम हो रहा है। लेकिन मैं तो समय भी नहीं बिताना चाहता था, लेकिन जरूरी है, मर्यादा है, इसलिए इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्शन तो हो रहा है मिड कैप्स में। बिल्कुल, मिड कैप और स्मॉल कैप में तो अच्छा आप देखिए डेज हाई में बंद हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस। करेक्ट। और आपको एक और बहुत टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे कल ने बताई, तो मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहूंगा कि जो एफआईआई की बाइंग होती है
उससे इंडेक्स और इंडेक्स कंपोनेंट्स इंपैक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप देखिए, डॉक्टर साहब लेके आइए मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स इंट्राडे कल वो डेज हाई पे क्यों बंद हुई? एक तो डीआई की बड़ी बाइंग थी कल, करेक्ट, और रिटेल एचएनआई एक्टिव हो गया इस समय। आप देख ही रहे थे वॉल्यूम, कल विश्वा ने एक लिंक किया था ना, जैसे वॉल्यूम बढ़ गए। हाँ, ऑप्शन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। लेकिन रिटेल और एचएनआई एक्टिव है, भले ही ऑप्शन का हो, बट जो आपको वॉल्यूम भी 4 महीने पहले तक 16-18 तक एकदम ड्राई हो गए थे वॉल्यूम, वो वापस आ गए, वॉल्यूम वापस आ गए। तो ये बता रहा है। और देखिए मिड कैप स्मॉल कैप डेज हाई पे बंद हुआ है, तो यानी बाजार बहुत एक्टिव है और कारण से एक्टिव है। आप देखिए कल आईटी के लार्ज कैप मिड कैप सब चल रहे थे। अगर आप देखिए टेक्सटाइल स्टॉक चल रहे थे, कॉटन नीचे आ गया है। आपको ऐसे कितने रीजन मिल जाएंगे। मिड टियर डिफेंस स्टॉक्स वापस एक्टिव हो गए, रियल एस्टेट, ऑटो एंसिलरी। तो वो जो साइड ऑफ द मार्केट है, आपको बताऊं, कल मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक बताता हूं जिनके सबसे बड़ा क्लाइंट पता है कौन है? एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, हीरो मोटो। हीरो मोटो में 2800 से 3000 की तेजी आ गई, और ये 5 ऑटो एंसिलरी कंपनी अपना 80% बिजनेस हीरो मोटो से डिराइव करती हैं, तो ये नहीं चलेंगे? हाँ, बिल्कुल चलेंगे। मुंजाल शोआ जैसा नाम बता रहा हूँ, मैं किसी फंड मैनेजर से बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था मुंजाल शोआ हम ले रहे हैं, ये रीजन बताए। तो एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी मार्केट है नीचे, और साइड मार्केट जिसे कहते हैं, वहां पे बड़ी एक्टिव बाइंग हो रही है। और मेरे हिसाब से वहीं पे आपको ध्यान बनाना चाहिए। कारण है वहां पे पावर स्टॉक्स चल रहे हैं, पावर डिमांड ऑल टाइम हाई पे है, ओनरशिप कम है। आईटी में बाइंग आई गई ईएपीएम के बाद से। कहता क्यों ये वाला आगे वाला क्वार्टर खराब हो सकता है, लेकिन बियॉन्ड देख रहा है। सर्वे की बात भी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का रुझान अभी भी जारी है। और इस समय बाजार अगर जब तक बहुत कोई विपदा, बहुत बड़ी आपदा नहीं आ गई मानसून को लेके, इन लाइन में थोड़ा सा नीचे अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, बाजार का मूड एकदम शानदार है। लेकिन सारा एक्शन मिड कैप और प्यार, इनफैक्ट आज व्यूअर्स के लिए आगे रिसर्च भी लेकर आएंगे, जहां पर मई मंथ में म्यूचुअल फंड से क्या खरीदा है, क्या बेचा, और मैक्सिमम खरीदारी एडिशन जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप में है। काफी सारे इंटरेस्टिंग नेम्स है, उसको तो लेकर आएंगे। चलिए समय मानसी जी से समझ लेते हैं कि एफएनओ में क्या एक्शन हो रहा है। एफएनओ पोजीशनिंग भी पॉजिटिव तो नजर आ ही रही है, क्योंकि बाजार का ओवरऑल सेटअप जो है वो मजबूत इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे ट्रेंड वाइज निफ्टी में 18600 के पार हम क्लोज होने में कामयाब रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड है। ओपन इंटरेस्ट में बदलाव जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अलावा बैंक निफ्टी 43,944 के लेवल्स के आसपास। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी कमजोर जरूर देखने को मिली, लेकिन ये भी जान लीजिए कि कल ड्यूरिंग द डे भी हमने देखा कि बैंक निफ्टी के 12 शेयरों में से 8 से 10 शेयर पूरे के पूरे सेशन में मजबूती दिखा रहे। तो वहां से भी ऑफकोर्स कंपैरिजन करेंगे निफ्टी के मुकाबले तो बैंक निफ्टी कमजोर था, लेकिन अदरवाइज जो है स्टैंड अलोन पॉइंट पे बैंक निफ्टी भी अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर इनिशिएट होते हुए दिख रहे, तो ट्रेंड फ्रेश शॉर्ट का होगा प्रीमियम 60 पॉइंट का। इसके अलावा अगर पीसीआर के लेवल्स देखेंगे, निफ्टी में 0.8 के आसपास पीसीआर, जो कि कल भी हम देख रहे थे इसी तरह का ट्रेंड बरकरार है, और बैंक निफ्टी भी 0.7 पर इस वक्त इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, वॉलेटिलिटी में कल बढ़त देखने को मिली है। कल जब एफएनओ के ट्रेंड हम आपको बता रहे थे, तो वॉलेटिलिटी में भी गिरावट थी और बाजार में भी सारे के सारे ट्रिगर्स फैक्टर्स भारतीय बाजार के हक में थे। लेकिन इस वक्त जो वॉलेटिलिटी में बढ़त देखने को मिली, इसे एक कंसर्न के तौर पर देखना होगा, क्योंकि करीब 1.5% तक की बढ़त है। वॉलेटिलिटी 11-12 के इर्द गिर्द ही ट्रेड करती हुई दिखेगी। एफआईएस के ट्रेड को अगर देखेंगे, कैश मार्केट में बिकवाली है, लेकिन वो छोटा क्वांटम है। हम खरीदारी पीछे देख चुके हैं एफआईएस की काफी अच्छी। कैश मार्केट में वायदा बाजार, इन पर्टिकुलर कैश मार्केट में डीआईएस को अगर देखेंगे तो वो एफआईएस के मुकाबले उतनी ही खरीदारी कर रहे हैं। जहां 600 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की है, करीब 1700-1800 करोड़ की डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं। तो बिकवाली के सामने डीआईएस की खरीदारी जो है वो पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहे हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड लगातार ज्यादा है, तो स्टॉक्स फ्यूचर्स में भी एफआईएस की खरीदारी के ट्रेंड है। लॉन्ग पोजीशन पिछले ट्रेड्स में अगर आप देखेंगे तो 51% एफआईएस की तरफ से, रिटेल लॉन्ग पोजीशन जो पिछले ट्रेड में अगर देखेंगे तो वो भी 50%। रेसिस्टेंस 18750 से 18887 निफ्टी पर मानकर चलें। 18600, 18500, 18600 सपोर्ट होगा। बैंक निफ्टी के लिए 44400, 44500 रेजिस्टेंस का काम करेंगे, जबकि 43900 से लेकर 43800 टू 900 को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मान चल सकते। तो ऑल इन ऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो है ही, और इंडेक्स वाइज निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप है जो कि सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैशाली और किरण को भी अपनी बातचीत में जोड़ते हैं। हमारे साथ आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग वैशाली, किरण। वैशाली तो मुंबईकर हैं, किरण आप भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ते हैं, राइट? नहीं, आई एम फ्रॉम गुजरात। गुजरात में तो बिपर जॉय का कुछ मामला पहुंचा है या नहीं?
यहाँ तो मौसम शानदार बन गया है। यस, तो यहाँ पे वैसे आप देखो मौसम काफी अच्छा है। गर्मियों के बाद काफी अच्छी हवाएं चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्क है क्योंकि कोस्टल साइड है। जैसे सूरत में भी कोस्टल साइड पड़ता है, तो आज हाई अलर्ट है 1 से 12 बजे के बीच में। यहाँ भी है, वो तो मुंबई में भी है। लेकिन आपकी Right. आपकी आपकी जो कमेंट्री है वो मौसम को लेके भी एकदम बाजार जैसी साउंड क्यों कर रही है कि लेकिन इसमें एक डाउनसाइड रिस्क है। मतलब आप पूरा चीजों के बारे में बातचीत करते हैं, उसमें बाजार की आप जोड़ देते हैं। मतलब बाजार ही आती है, कहीं ना कहीं ये चीजें रहती है, उनमें रह गई है। चलिए वैशाली, आप बताइए, बाजार का मौसम तो आपको ठीक सुहाना दिखाई दे रहा है ना? आपको तो कोई रिस्क नहीं दिख रहा? गुड मॉर्निंग ऑल। कल तक हमने देखा है 18,550 जो नियर टर्म सपोर्ट है वो एकदम इंटैक्ट है। तो तब तक मैं बिल्कुल बुलिश व्यू में रहूंगी, और ज्यादा करके जब निफ्टी 18,650 को क्रॉस करता है आई विल हैव फर्दर कन्विक्शन। तो फिलहाल मैं रेंज बाउंड में व्यू बना के रखूंगी। तो लेवल्स में भी बता दीजिए जल्दी से। बैंक निफ्टी क्या लग रहा है लेवल्स? सो निफ्टी का लेवल है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स 18,550 का सपोर्ट, और 18,650 को क्रॉस करता है तो 18,720 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा सुस्त है, सो 43,800 का सपोर्ट एंड 44,200 to 250 का रेजिस्टेंस। दिस विल बी इंट्राडे लेवल्स। राइट, तो ये इंडेक्स के लेवल्स वैशाली के हैं। एक बार किरण से भी समझते हैं कि उन्होंने क्या लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं। किरण, सपोर्ट तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये जो ऊपर की रेजिस्टेंस की बैंड बनी हुई है आज एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है, क्या ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाएंगे? इंडेक्स पे कैसे ट्रेड करें आज ट्रेडर्स? सो ओवरऑल अगर हम सेटअप देखें तो कहीं ना कहीं कैश मार्केट में हमने कल एफआईआई का सेलिंग देखा था, और कल जिस तरह से मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में था, एफआईआई ने डेरिवेटिव साइड से भी पोजीशन की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शॉर्ट साइड से उन्होंने 12,000 कॉन्ट्रैक्ट कट की है, वो क्लियर इंडिकेशन है कि दे आर एक्सपेक्टिंग सम हायर साइड। दूसरी तरफ आप पुट राइटर्स अगर आप देखोगे तो कल के सेशन में हमने देखा कि 1,35,000 लॉट पुट राइटर्स ने ऐड की है, तो कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि आज के दिन हम ये रेंज ब्रेकआउट करें। दूसरी एक चीज मुझे हाईलाइट करनी है कि कल मार्केट 18,600 के आसपास निफ्टी सस्टेन थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा हो तो 18,700 के जो कॉल राइटर्स है वहां से अनवाइंडिंग हुआ है 26,000 लॉट का, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि दैट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग हायर साइड टू कम। अब ओवरऑल जिस तरह से मार्केट का सेटअप है, टेक्निकली आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखोगे तो एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस हम क्लियर कट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर देख रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम में दोनों इंडाइसेस के जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहे हैं, सो देयर आर चांसेस कि हम एक शार्प अपसाइड देख सकते हैं। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर हमारा जो व्यू है वो बाय ऑन डिप्स है। लेवल वाइज अगर हम देखें तो जो भी डिप आता है या जो भी करंट मार्केट प्राइस है वहां से भी आप लॉन्ग कर सकते हो। 18,530 550 इंट्राडे का सपोर्ट रहेगा, हम लॉन्ग करके जाएंगे, और हमारा पोजिशनल 18,800 जो ऑल टाइम हाई 19,000 की हम बात कर रहे हैं, देयर आर चांसेस कि हम इस महीने में वो लेवल आते हुए देखें, और जो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना है वो 18,440 का रहेगा। सिमिलर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल बॉटम्स हम देख रहे हैं 43,800 43,900 के आसपास, तो ये एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट इनिशियल टारगेट रहेगा 44,500, जैसे ही वो क्रॉस करेगा 45,000 तक की हम रैली देख सकते हैं, और एक जो ओवरऑल स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 43,400 का मेंटेन करना है। तो दोनों इंडाइसेस में करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। लेवल्स जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 18,500-600 की तो बात हम कह ही रहे थे, लेकिन अब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रडार पर 18,800 का लेवल भी है। कल भी हमारे वन ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट ने 18,800 का जिक्र किया था, कुछ ने बताया था, और इस वक्त किरण की तरफ से भी पोजिशनल आउटलुक 18,800 तक का लेवल वाइज अपसाइड पॉसिबल है, इसलिए गिरावट में खरीदारी का रुख अपनाएं, ये हमारे एक्सपर्ट्स की राय। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बाजार पर क्या है? वैशाली, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट कल भी हमने देखा था कि स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला था। इंडेक्स वाइज भले ही मार्केट ने थोड़ा ब्रीदर लिया हो कल, लेकिन स्टॉक्स में तो काफ़ी मजबूती थी। कई सारे थीम्स, कई सारे स्पेसेस थे जहां पर ध्यान लगाकर अगर एंट्री की जाए तो काफ़ी अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। किस तरह के स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज है जो आपने स्पॉट किए हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सो एक्चुअली मेरे काफी ऑफबीट स्टॉक्स है आज। इंडस टावर्स है जो काफी बीटन अप है, और नाउ इट टेक्निकली इट इज इन द हायर बॉटम फॉर्मेशन। इंडिकेटर RSI आल्सो इज ऑन राइज, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। सो आई वुड रिकमेंड इंडस टावर एक है जो जिसका स्टॉप लॉस छोटा सा है 160 का, एंड 165 इज द नियर टर्म हॉर्डल। एक बार वो क्रॉस करता है तो 170 का टारगेट है।
दूसरा है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन इज ऑल्सो पोजिशनल ट्रेड। देखा जाए तो इट इज सस्टेनिंग एट द रेजिस्टेंस लेवल। सो 1470 एक टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल था और वहीं से हम देख रहे हैं कि होल्ड करके इट्स मेकिंग एन अटेम्प्ट टू मूव फर्दर। कल भी हमने देखा था, कल परसों वॉल्यूम में पिकअप है। सो 1440 के स्टॉप लॉस के साथ मेरा टारगेट रहेगा 1550। और मिड कैप की पूछे तो ऑफ कोर्स HOEC, OMCs also they are all looking very good, but level wise we will have to wait for a decline because काफी चल चुके हैं। टाटा कम्युनिकेशन, इस पर आपका एक व्यू है, ये चल भी रहा है स्टॉक 1550 का आपका लेवल दिखता है और आपने इंडस टावर दिया, वो भी अच्छी मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट वहां पर भी आप और ऊपर दिखते हैं 170। किरण, आपके क्या आज के रिकमेंडेशंस? हाँ, सो मेरी तरफ से दो कॉल है। पहला जो है वो मिड कैप कैटेगरी से KPR मिल्स। यहाँ पे आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है और मोमेंटम इंडिकेटर आप देखोगे तो उसने अभी अभी अपने बुलिश जोन के अंदर एंट्री ली है। एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और साथ ही साथ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी हम KPR मिल्स के ऊपर देख रहे हैं। तो चांसेस है कि ये रैली जो है वो कंटिन्यू रहेगी। एज ऑफ नाउ हम 635 के आसपास की क्लोजिंग बाई करके जाएंगे। 660 के हमारे टारगेट रहेंगे, 620 एज अ स्टॉप लॉस हम KPR मिल में मेंटेन करेंगे। दूसरा जो कॉल है वो एक्सिस बैंक है। जिस तरह से बैंक निफ्टी में है तो निफ्टी में हम देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल आ सकते हैं, तो एक्सिस बैंक कैन बी द वन ऑफ द आउट परफॉर्मर इन दिस रैली। रीजन बिंग आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक क्लियर कट बड़ा सा टाइम होराइजन करेक्शन हमने देख लिया है। उसी दरमियान हम देख रहे हैं कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और एक कंसोलिडेशन जो 960 970 का था उसके ऊपर स्टॉक पिछले 2-3 दिन से सस्टेन्ड है। तो मेरे हिसाब से हमें लग रहा है कि एक्सिस बैंक वन ऑफ द फेवरेट कैंडिडेट। 974 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 999 एज अ टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 960 स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे एक्सिस बैंक के अंदर। तो चलिए, खरीदारी की कॉल बैंक्स फाइनेंशियल्स पर अब भी कन्विक्शन जारी। एक्सिस बैंक में खरीदारी की कॉल आती हुई और साथ ही KPR मिल। अच्छा किरण, ये गारमेंट, अपैरल्स, टेक्सटाइल एक ऐसी थीम है जिस पर अब फोकस जो है लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। कल भी इस स्पेस को हम डिस्कस कर रहे थे, अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। वन ऑफ द स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था कल था गोकुलदास एक्सपोर्ट। गारमेंट एंड अपैरल, KPR मिल्स की ही पीयर कंपैरिजन में ये कंपनी भी आती है। करीब 6-7% तक की तेजी, 485 के लेवल्स पर गोकुलदास एक्सपोर्ट में हमने ट्रेंड देखे थे कल। क्या यहाँ पर भी कन्विक्शन है KPR मिल्स की ही तरह? सो KPR मिल्स की अगर हम बात करें तो जो गोकुलदास का अगर हम चार्ट कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं 420 425 के आसपास जो ब्रेकआउट पैन आउट हुआ था गोकुलदास एक्सपोर्ट ने, सेम पैटर्न अभी हम KPR मिल के ऊपर देख रहे हैं। अब गोकुलदास 420 से 485 हो गया, तो KPR मिल सेम वे वी आर एक्सपेक्टिंग। पर्टिकुलरली गोकुलदास एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 430 के बाद जो ब्रेकआउट आया उसके बाद हमने देखा कि 470 के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना था। वहां से डिप आया 450 तक का, वहां से वापस एक ब्रेकआउट कल प्ले आउट हुआ है जहां पे 480 तक के हम लेवल देख रहे हैं। तो यस, ये रैली जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अब जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो कहीं ना कहीं 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और इसको आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट बेट के हिसाब से देखिए। तो 450 के स्टॉप लॉस के साथ आप कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस पे डेफिनेटली आप लॉन्ग करके जा सकते हो। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, देयर आर चांसेस कि हम 520 से 530 तक की रैली गोकुलदास में देख सकते हैं। तो डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए। ठीक है, और राइट, बाय करके जाना चाहिए। कल हमने, क्योंकि इसी स्पेस की बात हो रही है, रिटेल और फैशन और अपैरल सेगमेंट में ही, गो फैशन, यहाँ पर सिक्वाया ने अपनी स्टेक सेल कर रहा था और सेलर के सामने कई सारे बायर्स भी आए। इनफैक्ट BNP ने भी खरीदा, सॉफ्टजिन ने खरीदा और इनफैक्ट दूसरे कुछ FIs, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी इसमें बाइंग की है। पूरी अपनी हिस्सेदारी सिक्वाया ने ऑफलोड कर दिया और अगर एक सेलर के सामने इतने बायर्स थे तो भी स्टॉक में खास बड़ा मोमेंटम नहीं लिफ्ट हुआ था। लेकिन इस न्यूज़ के बाद क्या वैशाली, आज इसमें एक, क्योंकि सारी सेलिंग अब्जॉर्ब हो गई, आप कैसे देख रहे हैं गो फैशन को आज? तो आई वुड से जो कल का लो है वो होल्ड होना चाहिए टेक्निकली, देन आई थिंक इट इज रेडी फॉर अ न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। और फेलिंग विच अगर कल का लो से भी लो जा रहा है, देन आई थिंक 1070 वुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स। तब तक के लिए आई थिंक बाय करना चाहिए, बिकॉज अगर 1070 लेवल टूटता है देन दैट वुड डैमेज द ट्रेंड। तो आई वुड से ये लेवल से एक्यूमुलेट करा जाए टिल 1070। ठीक है, आप इसे यहाँ से डिप करेंगे और यहाँ से बाय करना चाहेंगी और बात ये हो रही है कि अब एक नए रनअप के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, बड़ा सेलर निकल गया है इसमें, बड़ा जिसका स्टेक था वो अब निकल गया और अब कई नए बायर्स आए हैं। लेकिन इस बीच और दूसरे कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो त्रिमूर्ति स्टॉक्स में शरद ने आज इनकॉर्पोरेट किए हैं? आइए शरद से समझते हैं, फिर इन्हें डिस्कस करते हैं। शरद, बताएं। मॉर्निंग।
जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला आइनॉक्स विंड एनर्जी और आइनॉक्स विंड, और यहाँ पे जो है आइनॉक्स विंड एनर्जी जो है मर्ज होने वाली है आइनॉक्स विंड के कंपनी के अंदर। ऑफ कोर्स ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है विंड एनर्जी बिजनेस में देखने मिल रहा है, लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो अगर आप 10 शेयर्स होल्ड करते हैं आइनॉक्स विंड एनर्जी की, तब आपको 158 शेयर्स मिलेगा आइनॉक्स विंड का, और ये जो है वारंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो करंट रेशियो का एक्सपेक्टेशन है ये पॉजिटिव रहने वाला अलॉटमेंट विंड एनर्जी के शेयर होल्डर्स के लिए, और इसके बाद प्रमोटर्स का लगभग 55% स्टेक से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ओवरऑल रहने वाला है कंपनी में। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा जहाँ पे डील्स फ्लो बहुत स्ट्रांग हो रही है, वहाँ पे बलरामपुर चीनी मिल्स में सोसाइट जनरल ने जो है 0.5% स्टेक से ज़्यादा का एक्विजिशन किया है। दूसरा स्टॉक है मैन इंफ्रा, यहाँ पे जो है 39 लाख शेयर्स की एक्विजिशन हुई है, और इस जो न्यूज़ है हमने जो है कल आपको बता दिया था खबर गरम है सेगमेंट में, जहाँ पे यूरोपियन एफआई ने जो है बाइंग की थी, तो यही है वो एफआई। इसके अलावा उषा मार्टिन में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने भी जो है स्टेक ली है, लगभग 0.61% स्टेक का। कल इम्पॉर्टेंट बात हुई गो फैशन में, जहाँ पे सेक्वाया कैपिटल इंडिया पूरा एग्जिट लिया, लगभग 10% स्टेक जो है बिकवाली की ओपन मार्केट में, और उन्होंने लगभग 15 से लेकर 16 गुना रिटर्न्स आया उनके नवंबर 2014 के इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन कौन से की बायर्स थे वो इंक्लूड करते हैं पीएनबी पारिबस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, और इसके अलावा सोसाइटी जनरल ने जो है फिर जो है बाई की है शेयर्स, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.53% स्टेक गो फैशन में लिया। चलिए बिल्कुल शरद, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे के सारे त्रिमूर्ति स्टॉक्स जो है हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैन इंफ्रा हमारे त्रिमूर्ति सेगमेंट में है कि डील्स के चलते ये फोकस में रहेगा। सोसाइटी जनरल ने करीब 1.1% स्टेक यानी कि करीब 3 लाख स्टेक जो है, इनफैक्ट 40 लाख शेयर्स का स्टेक जो है वो खरीदा है। और मैन इंफ्रा के स्टॉक में इनफैक्ट खबर गर्म है सेगमेंट में, कल इस स्टॉक को टच बेस भी हमने किया था किस तरह से यहाँ पर बाइंग लगातार इनिशिएट हो रही है। एफआईआईज की तरफ से एक इंटरेस्ट जो वो डेवलप हो रहा है, 4% तक की तेजी। इंफ्रा स्पेस लगातार फोकस में है भी वैशाली, लाइक्स ऑफ मैन इंफ्रा या इनके प्योर्स अगर देख लीजिए, एनसीसी, आईआरबी इंफ्रा, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा खासा ट्रैक्शन बिल्ट होता हुआ देखने को मिला है। 4% तक की तेजी है। इनफैक्ट आज हमारे 10 के बाजार में करीब 10-20 के बीच मैन इंफ्रा के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। टेक्निकल चार्ट चेक एक बार वैशाली आपसे जानना चाहेंगे। So well, कल के जो कैंडल फॉर्मेशन से लग रहा है, it is ready for a new round of momentum, but 107-108 is the resistance. एक बार ये लेवल क्रॉस करता है, then I think it's set for a higher target of 120. So I think 98 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को जरूर कंसिडर किया जाए। 107-108 को क्रॉस करता है, then look for a target of 120. सो मैन इंफ्रा को हमने डिस्कस किया, गो फैशन की डील्स, सारे बायर्स के नाम हमें शरद ने बताया। कुछ और जो हमने देखा यहाँ कई सारे, इनफैक्ट सॉकजन ने काफ़ी जगह पर बाइंग की है, बलरामपुर चीनी में बाइंग हुई है, उषा मार्टिन में भी बाइंग हुई है, सॉकजन ने गो फैशन में भी खरीदारी की है। तो अच्छी खासी आपको एफआईज बाइंग सिलेक्टिव स्टॉक्स में तो दिख रही है। लेकिन एक स्टॉक जिसकी बात शरद अभी करके गए वो था आयोनॉक्स, कि आयोनॉक्स और आयोनॉक्स विंड एनर्जी इन दोनों का एक मर्जर होगा, और मर्जर क्या बाजार को पसंद आएगा, यानी कैसे आज ट्रेड करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, बताएं किरण। आयोनॉक्स विंड को आप खरीदेंगे आज? सो आइनॉक्स विंड की अगर हम बात करें तो जिस तरह से काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है 145 के आसपास, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डेली चार्ट के ऊपर एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट 120 के आसपास आया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली ये हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये न्यूज़ के चलते आई थिंक कि अगर इसको 150 के ऊपर जाए तो ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, नीचे में कहीं ना कहीं 132 का सपोर्ट है और ऊपर में 150 का रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से अगर 150 का लेवल क्रॉस होता है तो हमें लेना चाहिए, एक अग्रेसिव बेट ले सकते हैं 150 के ऊपर, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 144 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जैसे 150 का लेवल क्रॉस होगा उसके बाद देयर आर चांसेस कि हम 170 तक की रैली आइनॉक्स विंड के अंदर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आइनॉक्स विंड पर फोकस रहेगा। न्यूज़ फ्लो है और न्यूज़ फ्लो के चलते आज स्टॉक में आइनॉक्स विंड में का इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर कौन से शेयर्स हैं, कौन से सेक्टर हैं, ये जानते हैं। बताने के लिए हमारे साथ वमाक्षी जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग वमाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम HUL के साथ। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन रिकवरी पीयर्स को शायद लैग कर सकता है H1 यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में। HUL हालांकि अपने एड स्पेंड्स को स्टेप अप कर रहा है
और ये मीडियम टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ओवरऑल सिक्वेंशियल EBITDA मार्जिन का एक्सपेंशन भी म्यूटेड रह सकता है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं और गोल्डमैन सैक्स ने अपनी न्यूट्रल की राय को ज़रूर बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है 2700 से 2750 कर दिया है। इसके अलावा कोल इंडिया भी हमारे रेडार पर है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट उन्होंने FY24 और 25 के EPS अनुमान को 24% और 13% से कम किया है, मेनली हायर वेजेस और लोअर कोल प्राइसेस के चलते। गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पावर डिमांड पहले FY30 के बाद डिक्लाइन होने वाली थी, मगर अब उनका मानना है कि FY35 के बाद पावर डिमांड में गिरावट हो सकती है। तो ओवरऑल गोल्डमैन सैक्स ने अपनी बिकवाली की राय को बरकरार रखा है कोल इंडिया पर टारगेट प्राइस 180 के साथ। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प भी हमारे रेडार पर है। कंपनी की एक एनालिस्ट डेट कंपनी ने होल्ड किया था और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। नोम्यूरा ने न्यूट्रल की राय दी है 2870 के टारगेट प्राइस के साथ और CLSA ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, आउट परफॉर्म की राय से डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दी है और टारगेट प्राइस दिया है 2708 प्रति शेयर का। लार्जली नोम्यूरा का कहना है कि साइक्लिकल रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकेंड 2 व्हीलर्स में FY24 में। इनफैक्ट उनका कहना है कि नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पर भी हमें नज़र रखनी होगी क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हीरो मोटोकॉर्प के लिए। CLSA का हालांकि कहना है कि अग्रेसिव प्लान्स प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि इस स्पेस की जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो काफ़ी हाई है। मार्केट शेयर गेंस भी एक चैलेंज रहेंगे और इसी के चलते उनकी तरफ से डाउनग्रेड की राय आ रही है और उन्होंने डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दी है। और आखिर में हम फोकस करेंगे टाटा मोटर्स पर। CLSA का कहना है कि मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट के चलते। EV स्ट्रैटेजी कंपनी ने लेआउट की है और एग्जीक्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। EBIT मार्जिन पर काफ़ी मजबूत गाइडेंस और फ्री कैश फ्लो जनरेशन पर भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस आई है और इसी के चलते CLSA ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 624 प्रति शेयर का। अक्षय, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रोकर रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ऑटोमोबाइल स्पेस है जिसमें टाटा मोटर्स पर CLSA की पॉजिटिव रिपोर्ट है। इसके अलावा कंजम्पशन में HUL भी है। डिस्कस करेंगे इसे डिटेल में जब हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा भी किरण, कुछ स्पेसेस, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ऑर्डर विन के चलते फोकस में रहे। कल बाजार बंद होने के बाद हमने देखा कुछ कंपनियों के ऑर्डर विन्स की खबरें आती हुई दिखी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और SJVN दोनों स्टॉक्स, एक बार आप चार्ट चेक कीजिए। इंजीनियर्स इंडिया को ONGC से करीब 472 करोड़ का ऑर्डर मिला है। SJVN तो इनफैक्ट कल भी रिएक्ट कर रहा था, करीब 3-3.5% तक की तेजी हमने देखी भी है। और ताज़ा ये खबर है कि 200 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। दोनों स्टॉक्स में से किसके चार्ट ज़्यादा एक्टिव आपको नजर आते हैं? SJVN, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड? पहले इंजीनियर्स इंडिया की अगर बात करें तो ऑलरेडी इसमें एक ब्रेकआउट पैन आउट हो चुका है। 85 के आसपास का ब्रेकआउट था, स्टॉक 110 के आसपास चल रहा है। अगर आप इसके मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे वहां पे हम एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं डेफिनेटली 100 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन नया लेने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप SJVN के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने रिसेंटली अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है। मोमेंटम इंडिकेटर जस्ट एंटरिंग इनटू द बुलिश जोन और जिस तरह से वॉल्यूम्स पिछले 3-4 दिन से हुए क्लियर कट ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। तो अगर इंजीनियर्स इंडिया और SJVN के अंदर से चूज करना हो तो SJVN वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। 38 के आसपास का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 36 का मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इसमें डेफिनेटली आप ऊपर में 43-44 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो SJVN इज द बेस्ट चॉइस। आप 36 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जा सकते हैं। तो ये SJVN को ऑर्डर के चलते इसको फोकस करना होगा। इसमें मूव पिछले हफ्ते भी आ गई थी, लेकिन आज जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स है उसमें कई सारी रिपोर्ट्स ऑटो स्पेस से है। विनोद मोदी शेर खान से हमारे साथ जुड़े हैं फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। विनोद, दोनों व्यूज आप देखें, हीरो मोटोकॉर्प पे एक नोमुरा का बात तो ठीक है क्योंकि 2 व्हीलर स्पेस पूरा अच्छे खासे स्लो डाउन में था FY19 से, पिछले 2-3 साल से। अब तो ये साइकिल शुरू हुई है तो एक रिपोर्ट तो यही बात कह रही है कि इसका फायदा मिलेगा, लेकिन एक रिपोर्ट कहते हैं कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी बहुत बड़ी है और कंपेटिटिव इंटेंसिटी बहुत बड़ी है। मार्केट शेयर वो गेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प लगातार नए लॉन्चेस जरूर कर रहा है। आप देखें उन्होंने एक नए अवतार में अपनी एक एग्जिस्टिंग बाइक को भी, पीछे ही उन्होंने पैशन लॉन्च की थी। अब एक और उस पर न्यूज़ है कि उन्होंने न्यू अवतार में एक अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट को उतारा है, पैशन को ही उतारा है। सो बाजार के जो मेन कंसर्न थे, लॉन्चेस वो कर रहे हैं, प्राइस हाइक वो कर रहे हैं, 2 व्हीलर स्पेस में पूरा अच्छा खासा डाउन जो मूव थी। इनफैक्ट अजय भी हमारे साथ इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कल है ना एक एनालिस्ट डे हुआ है, अगर हम उसकी ग्राफिक्स ला सकें टेकअवेज है हमारे पास। तो ये बहुत दिनों बाद एक तो हीरो मोटर के मैनेजमेंट ने एनालिस्ट को बुला के बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। जब ऐसा होता है तब
यानी मैनेजमेंट चाहता है कि बाजार को एक कुछ Messaging जाए। कुछ स्पेसिफिक मैसेजिंग जाए। Sure। अगर आप उनकी बात देखें तो बड़े लॉन्चेस पे फोकस, हाँ ग्रोथ और डीलरशिप इंक्रीज करने में फोकस, ईवी पे फोकस, ये सारी चीजें बाजार को पसंद आएंगी। बट मेरे को सिर्फ एक ही पॉइंट, मेरे को सिर्फ एक ही चिंता है। हमारे साथ विनोद मोदी तो हैं ही हैं। विनोद, ये बातें तो ठीक है, ये सारी बातें मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हम नए सीईओ आए, उन्होंने मैसेजिंग दी है, लेकिन 2200 वाला 3000 रुपये हो चुका है। तो इमीडिएट नियर टर्म में जब तक ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी तब चलेगा, या अभी ओनरशिप कम है इसलिए चलता रहेगा स्टॉक इस भाव, इस वैल्यूएशन पे? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी एंड ऑल पैनलिस्ट। ये जो हीरो मोटर्स का अगर परफॉर्मेंस देखे हमें लास्ट कुछ हफ्तों से, राइट 4 हफ्तों से, तो डेफिनेटली स्टॉक में अच्छी खासी ट्रैक्शन आई है। इसका मुख्य रीजन दो चीज मेरे हिसाब से। एक तो अगर वॉल्यूम, रिसेंट वॉल्यूम देखे तो टू व्हीलर्स का वॉल्यूम में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, और ऑफ कोर्स टू एन एक्सटेंट ये लो बेस के कारण भी रहा है, राइट। और जो लोगों जो इनकम लेवल लोगों की बढ़ी है, जॉब क्रिएशन है, उसके वजह से भी इनका वो वॉल्यूम में दिखता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये जो वॉल्यूम ग्रोथ अभी दिख रहा है वो सस्टेन करनी चाहिए, जो हीरो मोटर्स के लिए काफी पॉजिटिव है। और दूसरा मुझे जो रीजन एक समझ में आता है ईवी स्पेस में जब इसने लॉन्च करी थी करीब 3 महीना पहले, अपने विडा लॉन्च करी थी, तब हमें याद होगा कि इनके जो प्राइस थे कंपेयर टू अदर्स ब्रांड काफी ज्यादा थे, लगभग 15 से 20% ज्यादा थे। जब पिछले कुछ दिनों पहले जब से ये अनाउंसमेंट आई है, दूसरी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ईवी टू व्हीलर्स वाला कंपनी में अनाउंस की है कि हम 15 से 20% प्राइस हाइक लेने वाले, बिकॉज कि उनके जो इंसेंटिव वाले बेनिफिट थे वो भी नहीं रहेंगे उस हिसाब से जो सोच रहे थे। वहां से देखेंगे तो टू एन एक्सटेंट जो प्राइस लेवल था इनका वीडा का कंपेयर टू अदर्स, टू एन एक्सटेंट वो मुझे लगता है कि वो ब्रीच हो गया है, जिसका सीधा फायदा हीरो मोटर्स को मिला है। और यस, जिस हिसाब से अभी ये बात कर रहे हैं कि अब ये साल में ही 4 से 5 न्यू मॉडल लॉन्च करेंगे, राइट, तो ये क्लियरली दर्शाता है कि इनके जो वॉल्यूम ट्रैक्शन जो दिख रहा है वो सस्टेन करेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, FY25 की जो लगभग 14 से 15 टाइम FY25 के अर्निंग्स पे चलता है, मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज भी यहाँ तक चलने के बाद भी ठीक ठाक और मुझे बोलूंगा अट्रैक्टिव माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर 1-2 साल का नजरिया समझे तो हीरो मोटर्स में अभी भी अच्छी खासी वैल्यू बन सकती है। ठीक है, इस बार इसको वापस आके एक टेक चेक भी लेंगे इसके ऊपर, लेकिन आगे लेके चलते हैं। जैसा आपको हमने कहा था, जी एंटरटेनमेंट में कल एक खबर आई है, सेबी ने एक सर्कुलर दिया है और इस बारे में जो उनके करंट प्रमोटर्स हैं जिनका शेयर तो सिर्फ 4% आ गया है, लेकिन अभी भी वो ड्राइविंग सीट में है, सेबी ने उनके ऊपर कुछ बातें कही हैं, पैसे को लेके, हेरा फेरी को लेके, जिस तरह से कंपनी मैनेज की जा रही थी, उस सब चीज़ों को लेके बड़ी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दी हैं। एक बार समझ लेते हैं, फिर हम इसका उदाहरण लेके एनालाइज करेंगे विनोद के साथ। अंकुर, आप बताइए ये क्या फैसला किया है और ये सेबी ने क्या ऑब्जर्वेशन दी थी कल शाम को? जी हाँ, सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा के अगेंस्ट, और यहाँ पर ऑर्डर में साफ साफ बोला गया है कि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई मैनेजरियल पोजीशन यानी कि डायरेक्टर नहीं रह सकते हैं। आपको हम याद दिला दें, पुनीत गोयनका इस समय जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ हैं और सुभाष चंद्रा एसएल ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो यहाँ पर इस ऑर्डर का जो कारण है वो ये बताया गया है कि यहाँ पर सेबी का एलिगेशन है कि जो कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, वहाँ पर साइफनिंग ऑफ फंड्स हुआ है। इनफैक्ट ऑर्डर ये भी यहाँ पर आरोप लगाता है कि ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो जी में ठीक से फॉलो नहीं हुआ है। ऑर्डर साफ साफ यहाँ पे बोलता है कि जो फ्लैगशिप कंपनी जी है उसको पिगी बैंक की तरह यूज किया है चंद्रा साहब और पुनीत गोयनका जी ने। तो यहाँ पर एक एलिगेशंस यहाँ पर कंपनी की तरफ ये भी लगाया गया है कि जो FY20 की एनुअल रिपोर्ट थी वहां पर सही जानकारी नहीं दी गई कि एसोसिएट कंपनी से जो रूट किया हुआ पैसा है वो वापस आ चुका है। साथ ही साथ जो जी का शेयर प्राइस ड्रॉप हुआ है FY19 में जो 600 रुपए के करीब था और जो गिर कर बाद में 200 के नीचे चला गया,
पर भी सवाल उठाए गए हैं कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल थी तो वहां पर शेयर प्राइस ड्रॉप क्यों हुआ और प्रमोटर्स ने उसी समय अपनी हिस्सेदारी क्यों कम कर दी। तो ये सारे सवाल इन्वेस्टिगेशन में उठाए गए हैं। जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपनी अपील 21 दिन तक दायर कर सकते हैं और जी के बोर्ड को भी ये जो ऑर्डर है वो बोर्ड के सामने 7 दिनों के भीतर रखना होगा। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले का जो जी और सोनी मर्जर है उस पर क्या असर होता है। वैशाली, आप जरा जी का चार्ट चेक करके रखिए, मैं आता हूं आपके पास वापस। विनोद, ये जो ऑब्जर्वेशन सेबी ने देखे और कल फैसला लिया है, ये काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपने व्यूअर्स को ये बताना जरूरी है कि अगर आपने फोर्थ क्वार्टर नंबर्स देखे हो जी के, तो उसमें एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा लॉस आया था। एक्चुअली स्टॉक गिरा था 7-8%, मुझे याद है। तो किचन सिंकिंग एक तरफ की चल रही है, दूसरी तरफ करंट प्रमोटर्स को लेके जिनका वैसे ही हिस्सा बहुत कम हो गया है, सेबी ने कुछ फैसले लिए, और तीसरी तरफ मर्जर, जो एक पेंडिंग मर्जर है सोनी के साथ, एक बड़ी कंपनी के साथ। आप इस पूरे केस को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं विनोद? क्योंकि मैं आपको डेटा रखूं तो क्वार्टर, जो भी क्वार्टर बीता क्वार्टर है, उसमें बड़े बड़े फंड्स जो हैं, जो लॉन्ग टर्म होराइजन वाले फंड्स हैं, प्रू जैसे और भी कुछ और, प्लूटस वगैरह, इन्होंने जी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेकिन आपकी क्या राय है इस समय? डेफिनेटली अजय जी, ये जो अभी सेबी का जो निर्देश आया, ये काफी गंभीर दिख रहा है। 2019 में जो बता रहा है कि मनी की साइफनिंग की है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सवालिया निशान दिखाता है, जिसका असर जिसका वैल्यूएशंस पे पड़ेगी ये स्टॉक। नो डाउट आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये जो इश्यू है बहुत पहले से लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी, जिसके वजह से माफ कीजिएगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर इस न्यूज की वजह से स्टॉक गिरता है, यहां पे ये सारी बातें तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बाजार फैक्टर इन कर रहा है, तो क्या लोअर वैल्यूएशन दिखना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली इसका असर तो डेफिनेटली स्टॉक तो गिरेगा, लेकिन मुझे मैं अभी ये गिरा हुआ भाव पे भी ये स्टॉक नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो एलिगेशन है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा री रेटिंग पॉइंट था कि इनका जो मर्जर का सोनी के साथ, वो अगर कहीं उस पर असर पड़ती है, राइट, तो वो एक बहुत बड़ा फिर से डी रेटिंग पॉइंट होगा। तो मुझे लगता है कि अभी किसी भी तरह की गिरावट में मुझे लगता है वेट एंड वॉच वाली अप्रोच होनी चाहिए, और इन्वेस्टर को अभी एटलीस्ट खासकर ऐसा निर्देश आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, सो देखते हैं, एक बार टेक्निकल राय भी ले लेते हैं हमारे पैनलिस्ट से। वैशाली, बताएं आप कैसे ट्रेड करेंगी जी को? First of all, I will definitely not recommend this stock, but technically, purely on technical terms, 175 का double bottom बन चुका है। 190 is the last support for now. अगर 190 levels टूटते हैं तो again 175 या lower जा सकता है, but अगर 190 सस्टेन करता है then maybe a trading range of 190 to 210 for now. 210 क्रॉस करेगा तो 220, बट ये स्टॉक हमेशा डिसअपॉइंट करता आया है, सो फ्रेश बाइंग के लिए आई वुड स्टिल अवॉइड। आई मीन मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। ये बात मैं सहमत हूँ वैशाली से कि ये बहुत रिस्की स्टॉक है, और इसको ट्रेड करने का अटेम्प्ट उन ट्रेडर्स को ही करना चाहिए जो रिस्क के साथ, जिनकी दोस्ती है और मैत्री है, क्योंकि आपके पैसे लग भी सकते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन जी सोनी मर्जर की जो खबर है, अब पहली बार जो खबर आई थी तब से लेकर अब तक का शायद 1.5 साल निकल चुके हैं। प्रोसेस कुछ ज्यादा ही टाइम टेकिंग है। नहीं, ये तो प्रोसेस एनसीएलटी में है ना मामला, तभी तो उन्होंने कहा था कि आपको दोनों साइड सारे एक्सचेंजेस को उन्होंने भी निर्देश किया था, एनसीएलटी ने, कि आप एनसीएलटी की आप सारे पार्टीज की एक बार सुझाव सुने, उसके बाद फैसला लें। तो वो तो अपने टाइम पे चल रहा है। एक खबरों का आना तो एक्चुअली बड़ी चीज तो अजय ये देखनी चाहिए, क्योंकि पुरानी मैनेजमेंट जो अगर जिस पर नाम किए जा रहे हैं, तो जो अर्स्टवाइल मैनेजमेंट है, लेकर इतने सारे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की बात करिए, अगर वो जाएगी तो बाजार खुश भी तो होगा ना इस मैनेजमेंट के आने से। इनफैक्ट ये सवाल जो है प्रभुदास लीलाधर के दिनेश जोशी की तरफ डाल देते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट सवाल है, मैं जवाब नहीं दे सकता इसका। लेकिन दिनेश जी जो है वो इस कंपनी को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, वो शायद इसका जवाब दे सकें। दिनेश जी, ये जो मामला है आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है जो एक बुरे समय में गुजर रही है इस समय, तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस अगर फाइनेंशियली स्टॉक को इंपैक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ सेंटिमेंटली आज गिराएंगे स्टॉक को, तो क्या आप इसको लेंगे या आप अवॉइड करेंगे अभी, जब तक ये मैटर और ज्यादा क्लियर नहीं हो जाता है? देखिए, ये मैटर पे अभी कमेंट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि जी के पास 21 दिन है टू अपील अगेंस्ट द करंट ऑर्डर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिज एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट पोजीशन इज एट रिस्क, बट नॉनदलेस
जो एलिगेशंस वगैरह लगे हुए हैं वो थोड़े सीरियस इन नेचर हैं, तो we'll have to wait and see as to what repercussions are in terms of the stock price movement. But मुझे लग रहा है कि अगर सपोजिंग नियर टर्म में थोड़ी गिरावट आती है तो अगर मर्जर को लेके कुछ कंसर्न नहीं आ रहे हैं आगे जाके, क्योंकि मर्जर की एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि मिस्टर पुनीत गोयनका विल कंटिन्यू एज एमडी एंड सीईओ ऑफ द मर्ज्ड को, तो ये रिक्वायरमेंट को सर्कमवेंट कैसे करते हैं वाया सम ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, वो हमको देखना पड़ेगा। तो इफ द मर्जर इज नॉट एट रिस्क, मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सॉफ्टनेस आती भी है तो बैंकिंग ऑन दैट एक पोजीशन लेनी चाहिए। ये एक क्विक सवाल, ये जो फैसला कल सेबी का है, ये मर्जर पे कोई सवालिया निशान नहीं उठाता, ये प्रमोटर्स के बारे में कह रहा है, राइट? क्या मैं उसे सही समझ रहा हूँ? एग्जैक्टली। बट सी, अभी अगर जी पे किसी को भी 1 से 1.5 साल का व्यू लेना है तो मर्जर एक बड़ा की रेटिंग ड्राइवर है इस कंपनी के लिए। और अगर आप वो मर्जर की रिक्वायरमेंट देखेंगे तो उसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि द एग्जिस्टिंग प्रमोटर विल कंटिन्यू एज एमडी एंड सीईओ, और सेबी के जो ऑर्डर हैं वो ये बता रहे हैं कि द एग्जिस्टिंग प्रमोटर कैन नॉट हैव एनी डायरेक्टरशिप और केएमपी पोजीशन इन एनी लिस्टेड एंटिटी। तो अगर वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती है तो मर्जर पे भी सवालिया निशान आते हैं, बट देयर कुड बी वेज टू क्रिएट सम अदर स्ट्रक्चर्स। और जैसे मैंने बताया कि जी के पास 21 दिन है टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, तो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि एग्जैक्टली सिचुएशन कैसे पैन आउट होती है, क्योंकि अभी ये मैटर थोड़ा सब्जुडाइज है और उस पर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली दिनेश जी ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करिए, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर आने का इंतजार करिए। बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया दिनेश जी आज हमसे बात करने के लिए। तो इस खबर को देख के कूदिए मत ट्रेड में, लॉन्ग या शॉर्ट साइड, और क्लैरिटी आने का इंतजार करिए, जैसा कि वैशाली भी कह रही थी। चलिए, तो बिल्कुल डेवलपमेंट यहाँ पर और सेबी की तरफ से सख्ती का फैसला आता हुआ है, इस पर आगे भी नजर रही कि बाजार खुलने के बाद अब किस तरह के लेवल्स नजर आते हैं जी एंटरटेनमेंट पे, इस पर खास तौर से नजर रखेंगे। लेकिन जहां हम कास्टिंग्स एंड फोर्जिंग्स, ऑटो एंसिलरी, ये सारे के सारे स्पेसेस की बात करें, आरके फोर्जिंग्स अजय हमने डिस्कस भी किया है पिछले दिनों, और आरके फोर्जिंग्स में खबर अब आती हुई दिख रही है कि रामकृष्णा टीटागढ़ रेल व्हील्स कंपनी शुरू करने जा रही है। टीटागढ़ रेल के साथ मिलकर एक नई कंपनी का गठन किया जाए। आरके फोर्जिंग ने कई बार ये बात बोली है कि हम अपने प्योर फोर्जिंग प्ले को कम करके और वैल्यू एडिड की तरफ जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आरके फोर्जिंग जो टीटागढ़ रेल व्हील्स कंपनी है, ये उसी डायरेक्शन में कदम है। इससे पेरेंट कंपनी की री-रेटिंग हो सकती है। एक बार रामकृष्ण फोर्जिंग के स्टॉक को दिखाई डायरेक्टर साहब, 3 महीने 6 महीने, हालांकि इसके कंट्रीब्यूशन को अर्निंग्स में आने में समय लगेगा, लेकिन बाजार पहले फॉरवर्ड डिस्काउंट करता है। ये देखिए 3 महीने में 40% ऑलरेडी बढ़ चुका है। जबकि आप भारत फोर्ज को देखिए, अभी फोर्जिंग कंपनी है, वो 3 महीने में कहाँ गई है, दिखाइए डायरेक्टर साहब। भारत फोर्ज इसके कंपेरेटर हैं, बड़े कंपेरेटर हैं, वो देखते हैं 3 महीने में कहाँ गया है। ये स्टॉक तो 3 महीने में 40%। एग्जैक्टली, आप देख रही हैं, यानी ये कहानी सिर्फ आरके फोर्जिंग की री रेटिंग की है। पूरा फोर्जिंग ढंग का धंधा नहीं, कारोबार पूरे सेक्टर नहीं री रेट हुआ है, लेकिन ये कंपनी री रेट हुई है। इस पे आप चेक कर लीजिए, टेक्निकल चार्ट चेक एक बार। किरण, आरके फोर्जिंग्स के चार्ट आप चेक कीजिए, पिछले 3 महीने के ट्रेंड तो हम देख रहे हैं, 6 महीने 50% चल गया स्टॉक। सो ओवरऑल आरके फोर्जिंग अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम के अंदर ट्रेड कर रहा है। जो भी डिप आता है कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास वो डिप बाय हो रहा है। और रिसेंटली भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 360 के आसपास के बॉटम बने थे, जो 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास थे। अब जिस तरह से ओवरऑल आप इसका मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट जोन के अंदर नेगेटिव डाइवर्जेंस प्लॉट कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से तो नहीं, कंडीशनल बाय रहेगा। अगर ऊपर में 392 का लेवल क्रॉस करता है तो ही हम बाय रिकमेंड करेंगे, या तो फिर इसको थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, नीचे में 360 370 के बीच में है तब बाय करो। तो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा हम अवॉइड करेंगे। में 392 अगर क्रॉस करता है तो आप बाय कीजिए, या तो फिर नीचे में 370 के आसपास आपको मिले तब आपको बाय करना चाहिए। एज ऑफ नाउ वो है। ठीक है, ऑल राइट। तो इसको अभी आप बाय नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं। पीएसई स्पेस, इनफैक्ट सारे स्टॉक्स में अच्छी मूव थी। इंजीनियर्स इंडिया, यहाँ पर भी आपको लगातार ऑर्डर विन की खबरें आती हैं, और स्टॉक में ऑलरेडी मूव पहले भी शुरू हो चुकी थी। कल एक ऑर्डर ऑलरेडी मिला है ओएनजीसी से 472 करोड़ का, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एक और इनफैक्ट ऑर्डर्स के ही कड़ी में एसजीएवन को ऑर्डर मिला है, उसे भी हमने डिस्कस किया। लेकिन एचएफसीएल, इसे भी दिल्ली मेट्रो से ऑर्डर मिला, छोटा ऑर्डर है, लेकिन क्या एचएफसीएल को ट्रेड करेंगे आप, वैशाली? I would
would think so because HFCL still काफी upside potential है. फिलहाल एक 200 day moving average का resistance है. That's where it is closed. 70 rupees का 70-71 का एक resistance है. Once we see a clarity के 71-72 levels के ऊपर sustain करता है, तो I think it would be a round of momentum for a target of 78. So even थोड़ा retrace अगर होता है 68 levels के आसपास तो ये खरीदा जाए. एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है उषा मार्टिन। उषा मार्टिन आपको याद होगा बहुत पुरानी कंपनी है, उसके अंदर एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई, कंपनी ने रीबेस करके वापस से अपने कारोबार इंप्रूव करना शुरू किया। इसका लंबा चार्ट दिखाई डेटे साहब। जरूरी ये कि अभी तक आपने पीएमएस और बिग एचएनआई के पोर्टफोलियोज में देखा होगा। खबर यह आई है कि अब मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने इसमें 0.5% स्टेक लिया है। उषा मार्टिन जो इंजीनियरिंग रोप्स होती हैं, जो मेटल के वायर्स आते हैं मोटे मोटे, जो कैपेक्स में यूज होते हैं, बड़े प्लांट्स में यूज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होते हैं, उसका कारोबार करती है। और देखिए 52 वीक हाई पे स्टॉक प्राइस है, करीब मोर देन डबल हो चुका है पिछले एक साल में। भारत वायर जैसे बहुत सारी कंपनी आ गई वैसे, लेकिन ये बहुत पुरानी दिग्गज कंपनी है। एक बार विनोद इस पे व्यू लेंगे आप, आपने देखा है स्टॉक वैल्यूएशन वाइज 270 पे कैसा दिखता है? जी हाँ, उषा मार्टिन डेफिनेटली ये कैपेक्स रिवाइवल में ये भी एक ऐसी कंपनी है जो काफी बेनिफिटेड होती हुए दिख रही है। और जो जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्रियल वायर सेगमेंट एक ऐसा है जिसमें अभी के हिसाब से देखें तो ऑर्गेनाइज सेगमेंट में बहुत ज्यादा प्लेयर नहीं है। उषा मार्टिन जिनमें से मार्केट लीडर माना जाता है, फॉलोड बाय भारत वायर। वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली अगर मैं टीटीएम के हिसाब से समझी तो 23-24 टाइम में टीटीएम विद मिड टीन जो इनका आरओई जो बनता है वो काफी बेहतर माना जा सकता है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में क्योंकि ये जो कैपेक्स रिवाइवल का साइकिल है, मुझे लगता है 2-3 साल ये 4 साल तक सस्टेन करेगा, तो ये स्टॉक में अभी भी और भी ट्रैक्शन देखी जा सकती है। तो यहाँ से मजबूती और नजर आ सकती है उषा मार्टिन की चार्ट्स पर। ये राय आपको मिलती हुई। हमारी टेक्निकल पैनल पर कुश बुरा भी जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। एसजीएक्स निफ्टी तो क्लियरली एक गैप अप ओपनिंग इंडिकेट कर भी रहा है। कल का स्टॉक स्पेसिफिक मूव एक्शन भी हमने देखा है। कैसे बना रहे स्ट्रैटेजी, स्टॉक का आइडियाज क्या होंगे आपसे? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल अगेन बाय ऑन डिप्स इज द थीम, बट यही है कि अब देखिए इवेंट के पहले पोजीशंस थोड़ी सी लाइट कर लें। अगर आपके पास पोजीशंस में प्रॉफिट हो और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चले, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। मार्केट में डेफिनेटली निचले स्तरों पे स्ट्रेंथ है। एटलीस्ट निफ्टी में अगर हम देखें तो 20 डीएमए से रिस्पेक्टिवली फिलहाल दूर है। बैंक निफ्टी जस्ट 20 डीएमए के नीचे क्लोज हुआ है, बट नथिंग दैट्स अ कॉज ऑफ अलार्म जस्ट येट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय ऑन डिप्स बिल्कुल रणनीति अभी भी सही है। लेकिन इवेंट के पहले जैसे हम देख रहे हैं कि एफआई थोड़ी सी पोजीशन लाइट करके चल रहे हैं, इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चलें। तो द की लेवल्स ऑन निफ्टी मेरे लिए 18,500 और 18,700 के रहेंगे। बैंक निफ्टी पे 43,600 एंड 44,400 के रहेंगे। तो ये हुआ व्यू ऑन द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, एक स्टॉक जो अक्सर ट्रेडिंग के लिहाज से लिस्ट में नहीं आता, बट नाउ इट्स स्टार्टिंग टू मेक दैट कट, इज एनटीपीसी। अब देखिए इस स्टॉक में हमने अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा था और पिछले कुछ दिनों से साइडवेज कंसोलिडेशन हो गया था। लेकिन अगर मैं पिछले 3 दिनों की बात करूं तो 182 का जो इसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लियर ब्रेकआउट देके सस्टेन भी कर रहा है और यहाँ पे हमें मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो एनटीपीसी आप ट्रेडिंग के लिहाज से ले सकते हैं। 189 192 के टारगेट के लिए 184 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक स्टॉक जिसका डिस्कशन हम अक्सर करते हैं, टिमकेन, अगेन बैक इन फ्लेवर, यहाँ पे भी हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए देखा है। 3450 का इसका एक लेवल था जो ये नहीं क्रॉस कर पा रहा था, कल क्रॉस भी किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, वॉल्यूम भी मार्जिनल अपटिक देखने मिला है, विच इज एन एनकरेजिंग साइन। तो टिमकेन आप बाय कर सकते हैं 3520 और 3575 के टारगेट्स के लिए। 3440 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टिमकेन इंडिया आपका पसंदीदा भी और कुछ फंड बाइंग भी इसकी मई में दिखी है कुछ फंड्स में, ठीक है। इस स्टॉक को तो हम रडार पर रखेंगे, लेकिन और कुछ स्टॉक्स जिनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल आईटी स्टॉक्स में अच्छी मूव थी। फाइनेंशियल्स नहीं चल रहे हैं और लगातार और भाव में है, लेकिन एट द सेम टाइम हमेशा ऑपोजिट चलता भी है। आईटी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग थी और लार्ज कैप आईटी में स्पेशली अच्छी बाइंग थी। क्या आज भी ये मोमेंटम रह सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट से भी स्ट्रेंथ मिल रही है? वैशाली, आप कोई लार्ज कैप आईटी को बाय करेंगी? वेल, तो मेरा ध्यान फिलहाल इन्फोसिस पे है।
That should be the fair value right now. And Infosys देखें तो फिलहाल जैसे कल की एक कैंडल बनी है एक सपोर्ट के पास से रिवर्सल दिखा रहा है, सो 1250 की स्टॉप लॉस के साथ मैं Infosys रेकमेंड करूंगी. एंड माय ऑल टाइम फेवरेट एक परसिस्टेंट है जो बाय ऑन एवरी डिप फॉर अ टारगेट ऑफ 5500. और नई ट्रेडिंग आइडियाज बन रही है बिरला सॉफ्ट और इंटेलेक्ट में. So that would be the trading strategy. Birlasoft ने कल अच्छे से volume pickup किया है और it shows a new round of momentum. So I think from here on one can get a return of 4 to 5%. बहुत ही जल्द मिल सकता है. So 330 के stop loss के साथ Birlasoft. एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, और मैं आपको एक क्वालिफाई कर दूं कि आपने इसका नाम पिछले 6 महीने से तो नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था, और वो है L&T फाइनेंस. लेकिन धीरे धीरे L&T फाइनेंस अब ट्रेडर्स के रेडार पे वापस आ रहा है, बड़े HNI और इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट के भी रेडार पे वापस आ रहा है. कल ये स्टॉक डेज हाई बंद हुआ. डायरेक्टर साहब इसका लंबा चार्ट दिखाएं तो आपको नजर आएगा कि ये 80 110 पे खेलता है. 110 से पलट के वापस नीचे 80, लेकिन इस बार ये वापस 110 से करीब आके खड़ा हो गया है. और ये काफी, ये देखिए कितना बढ़िया एकदम रेंज में अटक जाता था. क्या इस बार सेंस आ रहा है वॉल्यूम को देखते हुए पिछले 15 दिन के खुश कि L&T फाइनेंस इस बार क्रॉस करेगा 110 के लेवल को, क्योंकि इसका जो भाई है कजिन M&M फाइनेंस, उसने छलांग लगा के आगे बढ़ गया. उसने अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं किया, आगे भाग गया है, सिर्फ ये पीछे रह गया है. तो आपको लगता है इसका टाइम आ गया है? चार्ज कुछ कह रहे हैं? तो अजय, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि 110 का लेवल इस पे बहुत जल्दी क्रॉस होते हुए देखने मिले. इसमें एक देखो मोमेंटम के हिसाब से बिल्कुल देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये लेवल क्रॉस हो सकता है. बस एक ही चीज लग रही है कि क्रॉस करने के बाद इमीडिएटली सस्टेन कर पाएगा कि नहीं. और द रीजन फॉर दिस डाउट इज, अगर मैं इसका ऑप्शंस डेटा देखूं तो ठीक 110 पे ही जो आपने लेवल बताया, इस पे मैसिव कॉल बेस है. तो टिपिकली ऐसा होता है कि भाई उस लेवल के पास जाके स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाता, रादर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता. सो हो सकता है कि थोड़ा टाइम हम उस लेवल पे स्पेंड करें बिफोर ब्रेकिंग आउट फर्दर. सो आई एम 110 का बिल्कुल लेवल है जिसके लिए अगर ट्रेडर्स फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो इसमें ले सकते हैं. इनफैक्ट 114 का भी एक लेवल है जहां पे स्टॉक जा सकता है. लेकिन 110 विल बी अ बिट ऑफ अ बैरियर, अ बिट ऑफ अ पॉज, जहां पे स्टॉक थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है. सो इट विल हिट दैट, स्पेंड सम टाइम एंड देन कंटिन्यू इट्स जर्नी अपवर्ड्स. दिस इज व्हाट द टेक्निकल सेटअप एंड द डेरिवेटिव डेटा कंबाइंड इज इंडिकेटिंग. अब अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस की बात करूं तो 104 105 के जो लेवल्स हैं पे स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में सपोर्ट लिया है, ये एक जोन है जो आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करना चाहिए अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो या फ्रेश एंट्री ले रहे हो तो भी. बट मोमेंटम है, मोमेंटम इंडिकेटर पे टर्न अराउंड है, तो 110 और 114 के टारगेट्स के लिए इसमें बिल्कुल आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं. फाइनेंस होल्डिंग्स और यहाँ पर रैशनल जो इनफैक्ट अजय बता रहे हैं, वन सच जो कि कह सकते हैं कि नेक्स्ट इन दी लेग M&M फाइनेंस के बाद L&T फाइनेंस होल्डिंग्स है, जहाँ पर ट्रैक्शन बिल्ट होता हुआ नजर आ भी रहा है और आगे भी ये आसार देखने को मिलेंगे. लेकिन इसके अलावा विनोद, कंजम्पशन थीम अगर आप देखेंगे, और HUL पर गोल्डमैन सैक्स की अब ताज़ा एक रिपोर्ट आई है. ऑफकोर्स न्यूट्रल रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी, लेकिन टारगेट प्राइस यहाँ बढ़ा दिए हैं. टारगेट जो है 2700 से सीधा बढ़ाकर 2750 कर दिए हैं. अब क्योंकि मॉनसून भी आ चुका है तो कंजम्पशन थीम पर भी फोकस रहेगा, फर्टिलाइजर जैसे स्पेसिस पर भी फोकस रहेगा. लेकिन इस रिपोर्ट की अगर माने तो वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन रिकवरी जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ सकती है, और सीक्वेंशियल मार्जिन एक्सपेंशन ट्रेंड जो है वहां पर भी कुछ हद तक, ऑफकोर्स जहां अब तक म्यूटेड स्टांस देखने को मिला था, धीरे धीरे ग्रोथ एंड रिकवरी नजर आएगी. क्या राय होगी आपकी HUL पर? जी, जहां तक HUL की सवाल है, मुझे लगता है कि जो मार्जिन रिकवरी जो हमने पिछले क्वार्टर में देखा, क्वार्टर 4 में वो सस्टेन करेगी. ये क्वार्टर में भी बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट का जो बेनिफिट है अभी भी वो सीक्वेंशियली और दिखना चाहिए. वॉल्यूम का जहां तक है, खासकर HUL में अगर देखें तो जो सबसे अच्छी चीज मुझे HUL की पसंद आती है, अगर मैनेजमेंट कमेंट्री समझे तो मैनेजमेंट हमेशा बोलता है कि इनको जो 80% जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसमें इसका कंसिस्टेंट मार्केट शेयर गेन हो रहा है, राइट. सो वो चीज तो डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ को इनको सपोर्ट करेगा ही, राइट. बट ये कुल मिलाकर के ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे आप आंख बंद करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द वेरियस थिंग एटलीस्ट इसके में 15 से 16% का अर्निंग्स ग्रोथ, आई मीन ऑन CAGR बेसिस नेक्स्ट 2 to 3 years आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आई थिंक स्ट्रीट ने बिल्ड किया है. और
लगता है कि वो बहुत हद तक अचीवेबल है। यस, जहां तक वैल्यूएशन का सवाल उठता है तो 51-52x FY25 अर्निंग्स वो टू एन एक्सटेंट हायर साइड है, और बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड लेवल पे वो अर्निंग्स बिल्ड और जो अर्निंग्स इनका यहाँ से ज्यादा बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा टेलवाइंड होना चाहिए, खासकर मानसून एंड ऑल। आई थिंक वो एक की चीज होगी जिसको वॉच आउट करेंगे, बट कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये अभी का वैल्यूएशन में न्यूट्रल जोन में होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑलराइट, अच्छे खासी एफएमसीजी स्पेस में मूव हो भी गई है। कल फार्मा स्पेस में कई सारे स्टॉक्स पे एक्सपोर्ट डेटा के नंबर्स आए थे और इम्पैक्ट भी दिख रहा था। डिविस जैसे स्टॉक के वीक नंबर्स थे, एपीआई फॉर्मुलेशन में सन फार्मा के वीक नंबर्स है, लेकिन ल्यूपिन के हर लिहाज से एपीआई फॉर्मुलेशन में नंबर अच्छे थे। बेस्ट है वो क्वार्टर था उनका एक्सपोर्ट शिपिंग में, और स्टॉक ने मूवमेंट भी दी थी। और ऐसे ही केमिकल स्पेस में आपको रिएक्शन दिख रहा था। एसआरएफ और पिडिलाइट, एसआरएफ शॉर्ट था और पिडिलाइट प्लस था। क्या आज उसी तरह के ट्रेड पैटर्न्स फिर से दिख सकते हैं? कुछ आप क्या करेंगे? ल्यूपिन और साथ ही पिडिलाइट, एसआरएफ, 3 स्टॉक्स, क्या इनमें ट्रेड बन रहे हैं? तो देखिए, फार्मा एज अ स्पेस डजंट सीम टू बी डूइंग दैट ग्रेट, लेकिन अगर हम वेरी स्पेसिफिकली कुछ स्टॉक्स को हैंड पिक करें तो बिल्कुल ल्यूपिन में एक अच्छी खासी रिकवरी है जो मेंटेन भी हो रही है। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी एक अच्छा खासा अपटिक है, और कुछ दिन के पॉज के बाद ये फिर से रिवाइवल मोड में आ रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग बेट बिल्कुल ली जा सकती है। 830 एंड 845 के टारगेट्स के लिए 810 को स्टॉप लॉस लेके चलें, तो थोड़ा सा स्लगिश ही सही इन द लास्ट फ्यू डेज, बट एक रिवाइवल यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक एसआरएफ की बात है, अगेन मेजर क्रैक, द स्टॉक हैज स्लिप्ड बिलो इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस एंड ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। तो मैं कहूंगा कि इसमें आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। शॉर्ट पोजीशन अगर किसी ने ली हो ऊपरी लेवल्स पे तो बिल्कुल मेंटेन करके चलें। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि स्टॉक यहाँ पे 2480 2280 और 2250 के लेवल्स तक भी एक बार के लिए डिप दिखा दे, बिकॉज मेजर सपोर्ट जोन्स के नीचे क्लोज हुआ है। सो एसआरएफ को आप छोड़ दीजिए, अगर नहीं है तो शॉर्ट पोजीशन है तो राइड करिए। जहां तक तीसरे स्टॉक की बात है, पिडिलाइट, अगेन ये स्टॉक काफी समय से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी कंसोलिडेशन मोड में दिख रहा है विद अ पॉजिटिव बायस। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। हल्का सा कंजेशन जोन है अबाउट 15-20 पॉइंट्स ऊपर, बट दैट इजंट मच फॉर अ स्टॉक व्हिच इज 2650 के लेवल्स पे। सो यहाँ पे पॉजिटिव फ्लो के साथ एक ट्रेड लिया जा सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2600 का लेके चले। पहला टारगेट इसका जो रिसेंट हाई बना था 2675 का, वो रहेगा। दूसरा टारगेट आप 2700 को लेके चले। सो पिडिलाइट इज स्टिल अ बाय एट दीज लेवल्स। व्हाइल वी आर एट द सब्जेक्ट ऑफ फार्मा स्टॉक्स, एक क्विक अपडेट, वोकार्ड फार्मा, इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, बट अगर आप देखें पिछले 5 सेशंस में वॉल्यूम्स में अपटिक हुआ है और स्टॉक हल्की सी पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहा है। 178 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज होता है जैसे, और अदर जो क्लोज हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 185 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो फार्मा से ये एक नाम है जो हमें पसंद आ रहा है, पसंद आता है, और इनफैक्ट फार्मा प्लेज में ट्रेडिंग का नज़रिया बनाकर चल सकते हैं, लेकिन वॉच लिस्ट में ही रखें। और आपको ये खबर बताने की वजह ये है कि फार्मा के लिए में एक्सपोर्ट डेटा आए थे और उसके ठीक बाद एक इम्पैक्ट केमिकल प्लेज पर भी, इसलिए एसआरएफ और पिडिलाइट पर भी कुछ ने अपनी राय रखी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मुनाफे का फंडा इस सेगमेंट का रुख करते हैं। आज मुनाफे का फंडा में हमारे साथ रोहन मेहता जुड़ गए हैं अपनी फंडामेंटल कॉल्स लेकर। गुड मॉर्निंग रोहन, बताइए कौन से थीम, सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग। हमारा, वैसे आपको पता है हर बार हमारा थीम है टर्न अराउंड स्टोरी और वैल्यू, जिसमें वैल्यू हाई हो। सो 2 कंपनीज है जहां पे हमारा फंड का भी निवेश है उस दोनों फंड में। सो फर्स्ट इज कॉमर्शियल व्हीकल, टारगेट है 16,000, आज करंट प्राइस निकले वो 11,700 है, 16,000 फॉर 1 ईयर। नाउ ZF कॉमर्शियल व्हीकल और वैपको इंडिया का मर्जर हुआ है। ऑटोमोबाइल की वन ऑफ द लीडर ऑटो एंसिलरी कंपनी है, बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है। आप OEMs में ऑटोनोमस कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक ट्रक इंडस्ट्री, और 85% मार्केट शेयर है एयर ब्रेकिंग एंड सेफ्टी प्रोडक्ट्स में। और हम जो ये सर्विस देखते हैं ना आजकल, जो नई गाड़ी में अडास है, ESC है, वो सब ये जबरदस्त बिजनेस प्रोपोजिशन लेके आती है, बिकॉज ये सब मार्केट शेयर, हाईएस्ट मार्केट शेयर है एयर ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ट्रक्स में।
और ये कंपनी नियरली अबाउट 8 साल तक चली नहीं है, कंसोलिडेट किया है ये कंपनी ने, क्योंकि पूरा ऑटो नहीं चल रहा था। और जहाँ पे ये पूरा ऑटो नहीं चल रहा था, जब निफ्टी 500 और निफ्टी ऑटो को ये आउट परफॉर्म कर रही है, और ऑटो एंसिलरीज में हम बहुत ज़्यादा बुलिश है, और वहाँ पे ZF कमर्शियल हमारी टॉप पिक है। और दूसरा देखो तो रिजल्ट्स भी देखो तो स्टेलर रिजल्ट्स है, अमेजिंग मैनेजमेंट, सुपीरियर कमेंट्री और सब लेके, और एक बहुत बड़ा सेफ्टी एंगल भी है, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपने निवेश करना चाहते हो, तो एक ग्रोथ प्लस सेफ्टी प्लस वैल्यू, ये तीनों का मिश्रण आपको ZF कमर्शियल व्हीकल में मिलता है। और दूसरी मेरी पिक है वो है जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड। यहाँ पे भी हमारा निवेश है, हमारे फंड में टारगेट है 450 फॉर 1 ईयर। जिंदल स्टेनलेस की आप बात करो तो तकरीबन नियरली अबाउट 2007 के प्राइस पे मिल रही है आपको। ये प्योर कंसोलिडेट कर रही थी, नियरली अबाउट मोर देन 40 to 45% मार्केट शेयर है जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड का, जहां पे स्टेनलेस स्टील का यूज बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ रहा है, तो इज ग्रोइंग बाय 20-25%। कैपेक्स बहुत बढ़िया आने वाला है, कंपनी बहुत पॉजिटिव है कि 2025 तक ईयर ऑन ईयर 20 to 25% ग्रो करेगी ये कंपनी। और ये मार्केट साइज आज आप देखो कि पूरा स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री तकरीबन कितने में मिल रहा है, और हिसार को अगर मर्ज भी कर लो, बिकॉज दोनों कंपनी एट द एंड ऑफ द डे मर्ज होनी है, बिकॉज डेट क्लियर हो गया है, कैश फ्लोज बहुत बढ़िया आ रहे हैं, और प्योर डोमिनेंस वैल्यू कर दी है मार्केट में जिंदाल स्टेनलेस ने। आप किसी भी, हम स्कटल बट करते हैं, हम लोगों को पूछते हैं तो बोलते हैं कि जिंदाल स्टेनलेस के ऊपर कोई स्टेनलेस स्टील का मार्केट है ही नहीं, तो वहां पे एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर और ग्रोथ की बहुत बड़ी प्रोस्पेक्ट पॉइंट है, और मार्केट में कोई वो है नहीं, तो वो दोनों डोमिनेंस के हिसाब से जिंदाल स्टेनलेस हमको बहुत अच्छा लग रहा है, विद अ टारगेट ऑफ 450 रुपीज फॉर 1 ईयर। डिस्क्लेमर में दोनों स्टॉक मैंने जो बात की वहां हमारे PMS फंड में इन्वेस्टेड है। ओके, ऑलराइट, शुक्रिया रोहन ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए। पर इंस्टीट्यूशनल स्टॉक ज़्यादा है जो आपने पहले बोला। ZF हम अपने व्यूअर्स को एक बार बता दें, रोज़ाना ट्रेडिंग नहीं होती है ऐसे स्टॉक्स में, तो ये आपके लिए थोड़ी सी पोजिशनल व्यू लेकर आए, लंबा पोजिशनल व्यू लेकर आए रोहन। शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये दोनों स्टॉक्स हमें बताने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं जिनमें अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न है। टेक्निकल चार्ट, हम चार्ट चेक लेते हैं। हमारे साथ अब इनफैक्ट चंदन भी जुड़ गए होंगे। चंदन, मॉर्निंग, बताएं आज आपका क्या ट्रेड व्यू बनेगा? आप इंडेक्स पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, बाजार में ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, भले इन बिटवीन थोड़े थोड़े करेक्शन और कंसोलिडेशन देखने को मिले। आप देखोगे 2-3 दिन में निफ्टी ने लगभग 18,777 से लेकर 18,550 220 पॉइंट का डिक्लाइन दिया, बट उसके बावजूद भी आप कल देखो एक इनसाइड बार बना और कहीं ना कहीं 18,550 को होल्ड कर रहा था। तो मोमेंटम थोड़े से स्लो है, बट ट्रेंड है वो इंटेक्ट है। बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू हो रही है मार्केट में। तो हमारा ऐसा मानना है कि 18,480 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और जब तक ये लेवल होल्ड है निफ्टी वापस 18,777 और न्यू लाइफ टाइम आई 18,888 की तरफ बढ़ना चाहिए। इसका रीजन ये है कि एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंटेक्ट है, पीसीआर वापस 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इंडिया विक्स है वो 11 के आसपास है, और मार्केट के बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम स्टॉक वाइज बात करें तो 2 सेक्टर पे फोकस रहेगा, एक रहेगा पावर कंपनीज रिलेटेड और दूसरा रहेगा आईटी। तो पावर में एनटीपीसी में अच्छा लग रहा है। एनटीपीसी ने काफी महीनों का, काफी सप्ताह का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। 182 के ऊपर डिसाइसिव होल्ड यहाँ पे बन रहा है, तो 181 के सपोर्ट से एनटीपीसी पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में 195 के टारगेट रहेंगे। दूसरा ट्रेड यहाँ पे डिक्सन अच्छा लग रहा है। डिक्सन में कंटिन्यूसली यहाँ पे स्ट्रेंथ बन रही है। एक तरफ सेलेक्टिव आईटी स्टॉक्स मूवमेंट हो रहा है, बट डिक्सन में जो कंटिन्यूसली 5 वीक से रिकवरी है और उसके बाद में एक छोटा सा पोल फ्लैग पैटर्न बना इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। तो 4,090 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 4,350 तक के टारगेट डिक्सन में बनने चाहिए। तो पावर और आईटी कंपनीज में पॉजिटिव व्यू है। एनटीपीसी और डिक्सन 2 ट्रेडिंग आइडियाज के तौर पे हम यहाँ पे सलाह देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको डिक्सन टेक पसंद आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से, और साथ ही आपको पावर स्टॉक में एनटीपीसी पसंद आ रहा है। ठीक है, डिक्सन टेक तो इनफैक्ट 200 DMA के ऊपर भी है। अच्छा, आपने ये टच बेस किया। बात करते हैं आप सौमीत सरकार से, वो भी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आया हमारे रिसर्च टीम से। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे मैक्सिमम ब्रोकरेजेस का, एनालिस्ट का व्यू पॉजिटिव है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर व्यू कॉशियस है या नेगेटिव है? बताएं सौमीत, क्या है आपकी इंटरेस्टिंग रिसर्च?
तो हमने ऐसा 20 स्टॉक निकाला है, जिसमें पहले तो 10 स्टॉक की हम बात करेंगे। उसमें जितने भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं इन स्टॉक्स को, उन सभी एनालिस्ट का सिर्फ बाय रेटिंग इन स्टॉक पे, कोई होल्ड या न्यूट्रल या कोई सेल रेटिंग नहीं है। तो सबसे पहले अगर उस लिस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अडानी पोर्ट्स आते हैं। करीब 21 एनालिस्ट इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं और सबका बाय रेटिंग है, और अगले 12 महीने में जो रिटर्न पोटेंशियल है वो करीब 15% का है। अब ये स्ट्रॉन्ग पोर्ट वॉल्यूम आउटलुक और डेट रिडक्शन के कारण ये बुलिशनेस है एनालिस्ट का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जहाँ पे 15 एनालिस्ट के बाय रेटिंग्स हैं, बट जो रिटर्न पोटेंशियल है वो सिर्फ 8% का है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है। बट अभी तक कोई भी न्यूट्रल का रेटिंग नहीं हुआ है, कोई भी डाउनग्रेड नहीं देखने मिला है एनालिस्ट की तरफ से। उसके अलावा वीआईपी इंडस्ट्रीज में 12 बाय रेटिंग है, 29% का रिटर्न पोटेंशियल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड ट्रेंड है, रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी स्टेबल हो रहे हैं। अशोका बिल्डकॉन की अगर हम बात करें तो वहाँ भी 12 एनालिस्ट के बाय रेटिंग है और 49% का रिटर्न पोटेंशियल है, जो कि सबसे हाईएस्ट है इस लिस्ट में, क्योंकि हेल्दी और डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने मोनेटाइजेशन प्लान्स को भी रीस्टार्ट किया है कंपनी में, इसी कारण एनालिस्ट भी काफ़ी बुलिश है। उसके अलावा करूर वैश्य बैंक आ जाता है, जहां पे अगेन वापस 12 एनालिस्ट है जिसके बाय रेटिंग है और 31% का रिटर्न पोटेंशियल है, क्योंकि काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का ग्रोथ और एसेट फ्रंट में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फोर्टिस हेल्थ केयर, एरिस लाइफ, एनएचपीसी, सीसीएल प्रोडक्ट्स और पूनावाला फिनकॉर्प, इन सब में जो बाय रेटिंग्स है करीब 10 से 11 है और रिटर्न पोटेंशियल करीब 10 to 21% है। अब जो दूसरे 10 स्टॉक के लिस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो अगले 12 महीने में एटलीस्ट 30% का रिटर्न पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट को। सबसे पहला नाम आ जाता है शोभा का। उसमें अगर आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ गाइडेंस जो दिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डीलेवरेज भी कर रहा है कंपनी, न्यू लॉन्चेस भी है, और इसी कारण 43% रिटर्न पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा सिटी यूनियन बैंक में 37% का पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है, सीएससी में 36%, एलआईसी की अगर हम बात करें तो चीप वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग एसेट बेस और स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस के कारण 34% का रिटर्न पोटेंशियल है। फेडरल बैंक में 33% का रिटर्न पोटेंशियल है, क्योंकि अगेन चीप वैल्यूएशन से स्टॉक के आरओए इंप्रूवमेंट भी एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्लैंड फार्मा आ जाता है, मैक्स फाइनेंशियल आ जाता है, यूपीएल है, स्टार हेल्थ है और पीएनसी इंफ्रा है, जहां पे रिटर्न पोटेंशियल करीब 30 to 30%, 32% है ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। शुक्रिया आपका ये रिसर्च हमें बताने के लिए। इंटरेस्टिंग है ये रिसर्च, लेकिन आपको बता दें कि ये एनालिस्ट के रिकमेंडेशंस, एनालिस्ट के व्यूज़ हैं और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है कि इस वक्त मार्केट में जो एनालिस्ट है, एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या मानना है इन स्टॉक्स को लेकर और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के तौर पर किस तरह के रिटर्न्स नजर आ सकते हैं। इसे एक सेंस या कह सकते हैं कि में कौन से स्पेसेस हैं जिसमें एक मूवमेंट हो रही है, पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, उसका सेंस पता चलता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स का जिक्र भी करते हैं, और एक्शन स्टॉक्स कैटेगरी में कुछ शेयरों का डिस्कशन हमने किया भी और बाकी के शेयर्स भी बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए एक्शन 5 स्टॉक्स। जी, एक्शन 5 स्टॉक में सबसे पहले बात करते हैं आइनॉक्स विंड एनर्जी। ये दोनों कंपनियां फोकस में रहेंगी। इन दोनों ही कंपनियों का विलय होगा और आइनॉक्स विंड एनर्जी के 10 शेयर के बदले आइनॉक्स विंड के 158 शेयर धारकों को जारी किए जाएंगे। तो आज इसके चलते इन दोनों कंपनियों पर नजर रखिए। EIL भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी को ONGC से 472 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा कुछ बड़े फंड एक्शन भी हुए हैं। बलरामपुर चीनी में सोसाइटी जनरल ने करीब 0.54% हिस्सेदारी खरीद ली है। इसके अलावा मान इंफ्रा में भी कल हमने देखा था कि ब्लॉक डील हुई थी करीब 51 लाख शेयरों की, और यहाँ पर 1% जो हिस्सेदारी है वो सोसाइटी जनरल ने खरीद ली है। और उषा मार्टिन में भी एक फंड एक्शन हुआ है, जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने कंपनी के करीब 18 लाख शेयरों की खरीदारी की है। इसके अलावा SGVN पर भी नज़र रखिए। कंपनी को 200 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए एक ऑर्डर मिला है, जिसकी की जो कुल लागत है वो 1400 करोड़ के आसपास होगी। तो इस खबर के चलते SGVN भी फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं रेट गेन की। कल आखिरी कुछ घंटों में स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। आदित्य बिरला कैपिटल ने जो अपनी हिस्सेदारी है वो 2% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया, और ये जो एक्विजिशन हुआ है ये 1 जून के को देखने को मिला है। तो इसके चलते आज रेट गेन भी फोकस में रह सकता है। शुक्रिया पूजा, ये सारे स्टॉक्स हमारे लिए कंपाइल करके लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ विमाक्षी भी जुड़ रहे हैं। वो आज की बिग बोल्ड ब्रोकरेज बताएंगे। विमाक्षी बताएं।
जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर। मक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि डिमांड काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और ये जो मोमेंटम है वो आगे चलते सस्टेन हो सकता है। एनर्जी कॉस्ट डिफ्लेशन के चलते मार्जिन की जो विजिबिलिटी है वो भी सुधर रही है और ओवरऑल सीमेंट प्राइस हाइक उनके बेस के सिनेरियो में नहीं रहा। तो ओवरऑल अल्ट्राटेक सीमेंट इनकी टॉप पिक है। अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा और दालमिया भारत पर इनकी तरफ से आउट परफॉर्म की राय है। श्री सीमेंट, ACC और रैमको पर इनकी तरफ से न्यूट्रल की राय है। मगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जो हाईलाइट करना चाहूँगी वो है कि मक्वारी ने सारे ही सीमेंट स्टॉक्स पर अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। तो लार्जली ये नोट के बल पर सीमेंट स्टॉक्स को आपके रेडार पर ज़रूर रखना। ठीक है, ये बिग बोल्ड ब्रोकरेज है सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर। हम आपको बहुत पहले से बताते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स मैक्वारी ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन थोड़ा सा गेम में लेट है। इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर तब आया था, सीमेंट स्टॉक्स में क्या ट्रेड हुआ है, बहुत पैची रिजल्ट आए थे, कुछ के अच्छे कुछ के एवरेज और करेक्शन आया। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने ये बात रियलाइज की कि सीमेंट में रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आ रहे हैं, पहली बात तो। उसके बाद सीमेंट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, क्रूड नीचे आया, फ्यूल होता है वो भी नीचे आया और डिमांड उतनी खराब नहीं हुई, तो इसलिए वैल्यूएशन बहुत सस्ते थे, एक रैली आ गई। लेकिन वो रैली चल चुकी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप रैमको सीमेंट का चार्ट देखिए पिछले 3 महीने का, या आप अंबुजा डायरेक्टर साहब किसी एक का 3 महीने का चार्ट लेके आए, नीचे से चले हुए हैं स्टॉक और हम इस समय मानसून के मुहाने पे खड़े हैं। क्या आपको फ्रेश लेना चाहिए, ये सोचने की बात है। ये देखिए 3 महीने में 360 वाला अंबुजा आपको 460 मिल रहा है। आप रैमको देखिए 716 का नीचे था 950 चल चुके हैं। इसलिए अगर आप कोई ब्रोकरेज देख के एकदम फ्रेश काम करें तो थोड़ा समझ ले करें, लेकिन एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं। चंदन, आप सीमेंट में इस समय फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेंगे क्या, क्योंकि मानसून के मुहाने पे है। यूजुअली क्या होता है, मानसून के पहले एक बार के लिए तो थोड़ा करेक्शन आ जाता है। बट देखिए चार्ट सेटअप यहाँ पे इनफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें या फिर रामको सीमेंट की बात करें। अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज से 4-5 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिया था लगभग 7,900 के ऊपर, और उसके बाद में मोमेंटम 8,200 प्लस हुआ है। तो बेस और ट्रेंड इंटेक्ट है और मेरा ऐसा मानना है कि 8,000 का जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है, ऊपर में 8,500 तक के लेवल भी बन सकते हैं। इनफैक्ट रामको सीमेंट पे एक नया खरीदारी का मौका भी ढूंढा जा सकता है। कंटिन्यूसली वीकली चार्ट पे हाई टॉप्स हाई बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। लगभग 9-10 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 970 तक के मूवमेंट के लिए। तो एज ऑफ नाउ तो चार्ट वाइज तो कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं लग रहा है। सिलेक्टिव नेम पे बाय ऑन डिक्लाइन और होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन वाला स्टैंस कंटिन्यू रखना। सीमेंट स्पेस पर ये रहा है, लेकिन क्या खबर है जल्दी से शरद से जानते हैं। शरद, आप बताइए। जी बिल्कुल, जो है बेस्ट एग्रो लाइफ जो है फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे जो है हमें पता चल रहा है कि उनकी की हर्बिसाइड प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होने वाली है अगले 2 से लेकर 3 हफ्तों में। याद रखिए जो ब्रांडेड प्रोडक्ट सेगमेंट है वहाँ पे जो है फर्स्ट हाफ FY24 में जो एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। हालांकि जेनरिक मॉलिक्यूल सेगमेंट है वहाँ पे अभी भी जो है हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि डंपिंग देखने मिल रही है चाइना के मार्केट्स को लेके, और कंपनी एक बड़ी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की जो है रजिस्ट्रेशन करी है जिसका नाम है पायरोसल्फोन। अब याद रखिए बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स आशीष कचोलिया और क्वांट म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टेड है कंपनी में। प्रमोटर्स भी अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। जनवरी से मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो लगभग 2% स्टेक बढ़ा के 50% से ज़्यादा प्रमोटर का स्टेक आ गया है। हालांकि स्टॉक देखें तो 38% गिरावट देखने मिली है मई 2022 हाइज में। जाते हुए जो कंपनी की गाइडेंस है वो 30% ग्रोथ का रखा है, एबिटा मार्जिन का 20% का। चलिए, तो बाजार इस वक्त खुल रहे हैं और 18,600 के पार हमने क्लियरली 18,600 के मार्क को बचाकर रखा। और आज अगर आप देखेंगे 18,650 के लेवल्स तक निफ्टी जो है करीब 50 अंकों की मजबूती के साथ खुलता हुआ इस वक्त नजर आएगा। सेंसेक्स में 200 अंकों की तेजी और वापस से बैंक निफ्टी जो है इसकी परफॉर्मेंस भी लौटती हुई करीब 100 अंकों की तेजी के साथ 44,033-35 तक के लेवल्स के साथ अच्छी मजबूती पर मार्केट खुलते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में भी क्लियरली एडवांसेस जो है 1374 के लेवल्स और साथ ही डिक्लाइंस जो है 217 में 217। तो एडवांसेस का पलड़ा भारी इस वक्त अगर आप देखेंगे इस हफ्ते के ही ट्रेंड को अगर देखें लार्जर या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात करें वहां पर मजबूती ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। मिड कैप स्पेस में आज भी हम देख रहे हैं एक्शन के साथ ही कामकाज खुलता
इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैवी वेट्स में रिलायंस, उसके ठीक पीछे आईटीसी, इन्फोसिस, टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे चार्ट्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की चाल में लगातार गिरावट है, जिसके चलते सीमेंट, पेंट, एविएशन, इन तमाम स्टॉक्स पर और टायर स्टॉक्स पर खासतौर से आपको नजर रखनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बार जी के चार्ट्स को भी टीवी स्क्रीन पर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर ताजा खबर जो आती हुई दिखी है एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और जील के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को जो सेबी से बड़ा झटका लगा है, उसका इंपैक्ट करीब 4% तक की बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। न्यूज फ्लो है जिसका एक असर आप जी के स्टॉक में आज देख पाएंगे। आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स विंड एनर्जी पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी न्यूज फ्लोज के चलते एक इंपैक्ट आता हुआ। लेकिन बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक चाल कैसी नजर आ रही है, कौन से सेक्टर्स, कौन से पॉकेट्स हैं जहां से अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अगेन येट अनदर डे जहां रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी तेजी के साथ मजबूती पर कामकाज। गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक, हेवी वेट्स, डीएलएफ जैसे काउंटर्स जहां पर अच्छी तेजी, इनके ठीक पीछे मेटल्स, एफएमसी, आईटी और साथ ही हम देख रहे हैं बैंक्स, फाइनेंशियल्स भी कम बैक करते हुए। फार्मा और ऑटोमोबाइल स्पेस जो है बैक सीट पर हैं, लेकिन वहां से भी कुछ हद तक हम मजबूती जरूर देख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल बाजार की शुरुआत काफी पॉजिटिव होती हुई और मेजॉरिटी स्पेसेस जो हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के चलते अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। बाजार का हीट मैप आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा और अच्छी मजबूती के बीच अगर आप देखेंगे ऑन द फेस ऑफ इट जो सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां मजबूती नजर आ रही है, मेजॉरिटी प्लेयर्स है जहां पर अच्छी तेजी, एशियन पेंट्स सबसे आगे, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, डिविज लैब, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं। और साथ ही हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक को भी याद रखिए, अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट भी अच्छी मजबूती दिखाते हैं। मिड कैप प्लेयर्स प्रियंका बताइए। क्लियरली आप दो ट्रेड तो क्लियर दिख रहे हैं आपको, क्रूड डेरिवेटिव का ट्रेड भी दिख रहा है और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव का जो ट्रेड चल रहा है वो भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल भी आप सीपीआई फिगर देखें तो अच्छी ही आई हैं। लेकिन आप मिड कैप स्पेस में पीबी फिनटेक इस वक्त 3% की तेजी है। कई सारी ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स भी हैं पॉजिटिव। रिटेल, ब्रांडेड रिटेल में ट्रेंड आपको दिख रहा है और मैक्स हेल्थ केयर लगातार इसमें कई दिनों से बाइंग है, 1.5% की मूव आप रोज ही देखेंगे। केमिकल स्पेस में फिर से आपको लिंडे, कल भी लिंडे में तेजी थी, आज आपको फिर से एक मूव दिख रही है। लॉरस लैब जैसे काउंटर्स में मूव है और एट द सेट बैक जी एंटरटेनमेंट अभी फिलहाल 3-3.5% का खुलते ही डेंट जो पड़ा है वो अभी देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह की मूव बढ़ती है, गिरावट और बढ़ती है या फिर रिकवरी प्ले होता है। लेकिन एट द सेम टाइम पावर स्टॉक्स, टोरेंट पावर बड़े ऑर्डर्स के बाद यहाँ पर मूव अच्छी आई थी और आज थोड़ा सा मामूली 1% की आपको गिरावट दिख रही है। पॉलीकैप जैसे स्टॉक्स हैं जो थोड़े सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि बाजार जो है अच्छा खुला है, 18,700 के करीब आपका निफ्टी आ गया है और बैंक निफ्टी 44,000 के करीब है। छूट नहीं रहा है वहां से भाव, बट बहुत ज्यादा बढ़ भी नहीं रहा है। एक बार एफएनओ ट्रेड्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। अपने एशियन पेंट्स और कुछ क्रूड बेनिफिशियरीज की बात की, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए। चंदन, पहला ट्रेड आपको एफएनओ साइड पे कौन सा इस समय नजर आ रहा है ओपनिंग पे? चंदन अनम्यूट करके बताएं। बिल्कुल जी, सुन पा रहा हूं। देखिए एफएनओ ट्रेड्स की बात करें तो दोनों इंडाइसेस अपने की लेवल पे है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 दिन का डिक्लाइन यहाँ पे निगेट हो रहा है, तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे बनना चाहिए। उसके अलावा यदि आप एफएनओ वाइज स्टॉक्स की बात करें तो मैं एक काउंटर ऑयल मार्केटिंग कंपनी से सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो रहेगा बीपीसीएल। बीपीसीएल आप देखोगे लगभग 22 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। कल के एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद आज गैप अप ओपनिंग होकर मोमेंटम इंटेक्ट है, इसके लिए बीपीसीएल पे खरीदारी की सलाह यहाँ पे बननी चाहिए। स्टॉक का लेवल देखें तो 367 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 390 के टारगेट के। कुछ आप बताएं ओपनिंग ट्रेड। कि बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट के कगार पे है। वैसे तो देखिए 85 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर कल की क्लोजिंग आई है। आज का जो ओपनिंग है वो बहुत ज्यादा रन अवे तो नहीं है, बट नथिंग टू डिस्करेजिंग एज वेल। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे बीएचईएल गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव। 88 और 90 के जो जोन्स हैं ये इसके लिए एज टारगेट्स एक्ट करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 84 का लेके चले तो आई थिंक बीएचईएल इज गेटिंग रेडी फॉर अ बिग अप मूव। ओके, किरण से भी समझते हैं। किरण, आपके क्या होंगे ओपनिंग ट्रेड्स? सो जिस तरह से मार्केट खुला है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जैसे 44,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। देयर आर चांसेस के बैंक के अंदर हम एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। एक्सिस बैंक ऑलरेडी हमने हमारे पिक के अंदर दिया था, आप देखोगे तो 980 का जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। सो एक्सिस बैंक के ऊपर आप ध्यान रखिए, अगर ये कंटिन्यू यहाँ पे सस्टेन होता है तो देयर आर चांसेस कि हम इसमें एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। यहाँ पे 1000 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एज अ स्टॉप लॉस हम 970 या तो 960 जो हमने सुबह भी दिया था वो मेंटेन करके हम इसमें बाय ऑन डिप्स किया तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं।
दूसरा जो हमें F&O स्पेस में अच्छा लग रहा है वो बजाज फिनसर्व है। बजाज फिनसर्व में लास्ट 2-3 दिन से हम देख रहे थे एक पॉज था, आज कहीं ना कहीं लोअर लेवल से अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि ये 1480 1470 के लेवल के ऊपर है, तब तक 1460 या तो 1455 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में कहीं ना कहीं ये 1500 तक की एक रैली दे सकता है, और अगर 1500 का लेवल क्रॉस होता है तो चांसेस है कि 1550 तक की भी रैली बजाज फिनसर्व में आ सकती है। सो बजाज फिनसर्व इज आल्सो प्रेफर्ड पिक। एक्सिस एंड बजाज फिनसर्व बोथ आर आवर बाय कॉल्स। बजाज फिनसर्व पर नजर है। लेकिन इस बीच कुछ पिडिलाइट SRF बाजार खुलने से पहले इन्हें टच बेस किया था आपने शार्प रनअप के साथ, ये दोनों स्टॉक्स ट्रेड करते हुए। इनफैक्ट पिडिलाइट 3% तक की तेजी। लेकिन इसी फैमिली इसी कैटेगरी का एक और स्टॉक लिंडे इंडिया अगर आप देखेंगे महज 3 ट्रेडिंग सेशन में 10% के मजबूती दिखा चुका है, और आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं शार्प रनअप के साथ खुलता हुआ लिंडे इंडिया। मानसी देखिए SRF तो कैचअप कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग की अटेम्प्ट कर रहा है। उसे मेरे हिसाब से एक बार के लिए आप वॉच लिस्ट में ही रख सकते हैं। पिडिलाइट ऑब्वियसली डूइंग वेल, लेकिन लिंडे इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें, वेरी एनकरेजिंग अप मूव। कल वॉल्यूम बैक्ड जंप था इसमें। 4200 का जो लेवल है, 4225 का ये एक रेजिस्टेंस आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती अगर हम टाइम फ्रेम देखें 5-7 मिनट जो हुए हैं, इसमें अच्छा वॉल्यूम है। सो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। डोंट बी सरप्राइज्ड कि 4340 और 4400 के जो लेवल्स हैं ये आपको इस स्टॉक पे बहुत जल्द देखने को मिल जाए। ऑन द डाउन साइड जो स्टॉप लॉस है ये आप 4240 के जो जोन्स हैं इसके पास का लेके चले। तो वॉल्यूम बैक्ड अप मूव है, ब्रेकआउट है, तो सस्टेनेबल ये हो सकती है रैली फॉर द लेवल्स ऑफ 4400। चंदन, ये इंडस टावर में काफी पोजीशन बन रही है, फिनो स्टॉक है, जरा चार्ट देख के बताइए कैसा लग रहा है SMA लेवल्स पे। जी, इंडस टावर की आप बात करें तो स्टॉक में अब थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का जो बेंड है वो निकल रहा है और मल्टीपल वीक के ब्रेकआउट पे चल रहा है। हालांकि आज अभी मोमेंटम नहीं बिल्ड हुआ है, बट सेटअप अच्छा है और कल के क्लोजिंग के ऊपर ये काउंटर हो रहा है। ओवरऑल आप देखो कि नीचे के लेवल से काफी अच्छी रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, तो ट्रेंड वहां पे पॉजिटिव बन रहा है। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 159 एक सपोर्ट का काम करेगा। 159 से लेके 160 के बीच में एक बार के लिए आप इसमें 172 174 तक के अपसाइड देख सकते हैं। क्रूड डेरिवेटिव इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक के ट्रिगर वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, तो साथ ही आपको वापसी अब बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स और साथ ही फाइनेंस काउंटर्स में दिखने को नहीं है। बजाज ट्विंस में अच्छी खासी मूव है, और ये कई बार सवाल मैं कुछ से लेती भी हूँ। बजाज फाइनेंस कुछ ट्रेडिंग के लिए आज से सिर्फ प्योरली आज लेंगे आप? प्रियंका, देखिए ये स्टॉक में अनलेस देयर इज समथिंग हॉरिबली रॉन्ग, मेरी तरफ से हमेशा बाय कॉल ही रहेगा। देयर इज अ स्लाइट बायस, बट हाँ, अगर मैं सिर्फ आज और आज की बात करूं तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इंट्राडे के लिहाज से भी लेना बनता है, क्योंकि देखिए 7100 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था जहां से टर्न अराउंड हुआ था, पिछले 2-3 सेशंस में हमने हल्का सा एक प्रॉफिट बुकिंग का राउंड देखा था, वो खत्म हो चुका है। 7100 के ऊपर निकल चुका है स्टॉक। यहाँ पे जो मोमेंटम है ये फर्दर बिल्ड होके स्टॉक वेरी इजीली 7180 एंड 7250 के जो जोन्स हैं यहाँ तक जा सकता है। तो मोमेंटम अब इसमें फिर लौटता हुआ दिखा है। अगर मैं ऑप्शंस के लिहाज से भी देखूं तो 7200 इज वेयर आई सी द नेक्स्ट बेस। 7100 पे अच्छा खासा बेस है कॉल साइड पे, लेकिन स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो 7200 तक तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्लियर रन अप है। 7250 के हायर टारगेट्स के लिए आप इसमें एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लेके चलें 7180 के करीब, 7080 के करीब, आई एम सॉरी। ओके, तो चलिए कन्वेक्शन बजाज फाइनेंस पर बरकरार। लेकिन इस बीच क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरीज अगर देखें, पेंट स्टॉक्स में बर्जर पेंट्स यहाँ पर करीब 2.25% तक की तेजी। एशियन पेंट्स शार्प स्पाइक इस वक्त दिखाता हुआ। चंदन, पेंट स्टॉक्स पर एक बार आपकी राय दीजिए। दोनों ही स्टॉक्स एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में आप मूव है। बिल्कुल मानसी, देखिए एशियन पेंट यहाँ पे पॉजिटिव सेटअप दिखा रहा है और पिछले लगभग 8-9 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट वाइज भी देखे तो शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और स्टॉक्स लोन स्टडी वापस मोमेंटम कैच कर रहा है। आज का जो ओपनिंग है काफी इंटरेस्टिंग है, तो इवन आज का जो ओपनिंग लो है 3200 के आसपास, उसी को सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे और यहाँ पे लगभग 2.5 से 3% का मूवमेंट यानी 3350 तक का रनअप देखने को मिल सकता है। ये शीला फोम का स्टॉक देखिए जरा, कल 15% ऊपर था, आज भी 5% ऊपर है, कुछ चल रहा है इसके अंदर। 1200 का भाव क्रॉस हो गया। किरण, जरा इसको चार्ट चेक करके दिखाइए, ये क्या लेवल्स तक पॉसिबल है अगर लिया है आज कल में? कौन सा स्टॉक सर? शीला फोम।
नीला फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, स्टॉक एक क्लियर कट डाउनफॉल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। कल हमने एक सारा अपसाइड देखा, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, कहीं ना कहीं 1100 तक के लेवल 1100 तक का जो एक रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके स्टॉक आज 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच 1230 1240 तक का था, 1240 तक का है। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से नहीं, लेकिन कोई भी अगर डिप आता है नीचे में 1180 1170 तो वहां पे एक बार हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहीं भी अच्छा बन रहा है। 1150 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। ऊपर में 1230 का एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस नहीं करता है चांसेस है कि एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एग्रेसिव लॉन्ग जाना है तो फिर 1230 का लेवल क्रॉस होने दीजिए। जैसे ही 1230 का लेवल क्रॉस होगा इसमें रैली कंटिन्यू रहेगी। तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। कोई भी डिप आता है तो 1150 के स्टॉप लॉस से 1230 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं। पीएनबी हाउसिंग कल भी अच्छी बाइंग दिख रही थी और आज ही पीएनबी हाउसिंग को देखिए आइए। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में बड़ी अच्छी बाइंग हो रही है। पीएनबी हाउसिंग के चार्ट देखिए, बताइए अभी इसका एक राइट्स इशू आया था 130 के हिसाब के आसपास, कुछ आपने ध्यान दिया था क्या? ये देखिए 22% चला है, बट अदरवाइज अगर आप देखें पीएनबी हाउसिंग बाकी हाउसिंग कंपनी से अंडर ओन्ड है। चार्ट क्या कह रहे हैं कुछ? अच्छा देखिए, अपटिक तो डेफिनेटली है यहाँ पे, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें एक पॉज आ सकता है 580 टू 585 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। इसको टेक आउट करेगा देन देयर इज वेरी क्लियर रन टू 625 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक के लिए। सो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के करीब है, तो मैं कहूंगा कि एक बार वो क्रॉस हो जाए फिर इसमें फ्रेश एंट्री ले। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, ओनली बिकॉज इट्स स्लाइटली क्लोजर टू रेजिस्टेंस दैन टू सपोर्ट। इसके लिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन बिल्कुल होल्ड करें, बिकॉज जो मोमेंटम है वो बरकरार रह सकता है। वॉल्यूम्स थोड़े से थिन होते हुए नजर आए हैं ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज, व्हिच इज आल्सो परहैप्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फैक्ट कि शायद यहाँ पे हम 585 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखें। अदरवाइज एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, आप इसको 565 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेके बने रहें। 585 क्रॉस होते ही 625 के जो जोन्स हैं दैट विल कम इनटू प्ले। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड का ही ट्रेड है। कोई भी डिप मिले तो भी आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। ठीक है चंदन, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ऑफ कोर्स बहुत चल चुके हैं और अभी लगातार मूव में हैं, चाहे ल्यूमिक्स जैसे काउंटर, सुंदरम फास्टनर, सोना BLW और इनफैक्ट इंजीनियरिंग जैसे वैरक जैसे स्टॉक्स भी हों। लेकिन अब भी अगर किसी को एंट्री पॉइंट ढूंढना हो तो आपको कौन से चार्ट्स फेवरेबल दिखते हैं? मोमेंटम आपको ऑटो एंसिलरीज में देखने को मिला है। इनफैक्ट सारे के सारे ऑटो गियर है वो 5th गियर में चल रहे हैं और मोमेंटम पॉजिटिव रखना चाहिए। मैं काउंटर देख रहा हूँ मदरसन संवर्धन, काफी अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। जरूर आज हल्का सा कंसोलिडेटिव हुआ है, बट ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे राउंडिंग फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक का काफी बार ये लगभग 83 82 के आसपास हडल लेता था और अब उस लेवल के ऊपर होल्ड करके कामकाज कर रहा है। तो ये काउंटर रहेगा जहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव बायस के साथ काम करना चाहिए। 80 रुपीज का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 90-91 रुपए तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। ऑटो एंसिलरी पर लगातार फोकस है और इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन डेवलप हो रहा है, इस पर भी नजर रखें। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स का जिक्र हमने किया था बाजार खुलने से पहले और इस वक्त अगर आप देखेंगे 109 110 के लेवल्स दिन के उच्चतम स्तर पर दिन की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं एक शार्प अप मूव इसमें डेवलप होता हुआ। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, किरण आप बताइए स्टॉक का यहाँ से क्या और ज्यादा तेजी पकड़ेगा? सो L&T फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जिस तरह से स्टॉक में हमने आगे भी चलते हुए देखा था, कहीं ना कहीं एक बड़े ब्रेकआउट लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे में कोई भी गिरावट अगर आती है समवेयर अराउंड 90 के आसपास तो वहां पे लॉन्ग करना चाहिए, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि जो एक एक्सटेंडेड रैली है वो 110 के आसपास ट्रेड कर रही है। मोमेंटम इंडिकेटर भी ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं 105 104 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर सकते हैं। ये मारुति में एक खबर आई थी, डायरेक्टर साहब अगर आप दोबारा इसको ला सकें, भी हम फ्लैश कर रहे थे, एक नया MPV लॉन्च कर रहा है इन्विक्टस नाम का। ये बताना ज़रूरी है कि मारुति ने जो अपना सबसे बड़ा गैप था, SUVs नहीं थी, इनके बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, सिर्फ सिटी पूरा कवर कर लिया। आप देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ लॉन्च की हैं, सिर्फ एक पॉइंट इसका गैप है और वो है बिग SUV जो हैरियर साइज़ की है या इनोवा साइज़ की, जो 6 सीटर वाली जो टॉप एंड SUV आती है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी गाड़ी अभी तक आपको कौन सी है, वो विटारा, ग्रैंड विटारा, उसके ऊपर नहीं है। ग्रैंड विटारा आपकी क्रेटा के बराबर की है। हाँ। मारुति के पास हैरियर साइज या फॉर्च्यूनर साइज जो बिग MPV है वो अभी तक मिसिंग है। ओके। और हमारी खबर ये है
कि एक बड़ी एमपीवी लॉन्च करेगा एमपीवी, तो मारुति अपना बुके जो है पूरा कर लेगा। ये बहुत बड़ी खबर है, और शानदार आएगा एमपीवी। अच्छा, और उससे रिलेटेड सारे ऑटो एजेंसी भी चलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये अभी भी खबर एजेंसी ने डाली है, बट क्योंकि मैं ऑटो क्लोजली ट्रैक करता हूँ तो मुझे मालूम चला ये इन्विक्टो इसका नाम होगा। ये एजेंसी से खबर है, लेकिन हमें मालूम है कि इंडस्ट्री में इस पर काम हो रहा है। मारुति इस समय 96,000 के आसपास पहुंच चुका है। 96,000 निकल गया, 96 से याद आया नहीं हंसी मत, एमआरएफ हो गया 1 लाख आज हो गया। आज एमआरएफ 1 लाख का भाव थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, इसको थोड़ा समय लगेगा। तो नहीं ये ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से एमआरएफ 1 लाख आज हिट किया है। एमआरएफ ने भी तो टाइम लिया था अपना। एमआरएफ हाँ टाइम तो लिया था, आपने सही कहा, लेकिन इसलिए किया कि उन्होंने कोई स्टॉक स्प्लिट बोनस नहीं किए और कोई इक्विटी रेज ही नहीं किया। एक बार आईपीओ किया था 25-27 साल पहले, तो इक्विटी साइज वही रहा, प्रॉफिट बढ़ता गया, स्टॉक बड़ा हो गई ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, दोनों पे चार्ट चेक ले लेते हैं। एमआरएफ भी 1 लाख का अनूठा स्टॉक बना है, लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टर शायद उनके मतलब की चीज नहीं है, बट मारुति तो है। कुछ आप बताइए दोनों पे। तो अगेन देखिए दोनों ही स्टॉक्स अच्छे खासे अप ट्रेंड में हैं। हालांकि थोड़ा सा जो लास्ट लेग ऑफ मूव है इसमें डिफरेंस है। जैसे अब मारुति देखिए अच्छे खासे अप मूव के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में आया है। आज सेकेंड डे ऑफ, और आज फर्स्ट डे कह सकते हैं ऑफ रिवाइवल या बाउंस बैक दिख रहा है। 95-50 के जो लोज है वहां से जंप होता हुआ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ये जो डिप है ये एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्ट करेगी, तो 9500 का आप इसको स्टॉप लॉस लेके चलें। मेरे लिए यहाँ पे टारगेट जो है 9750 एंड 9900, ये जो 2 लेवल्स हैं ये मैं पोजिशनली आई कर रहा हूँ फॉर मारुति। अब जहां तक एमआरएफ की बात है, देखिए यू आर राइट कि दिस इज नॉट समथिंग दैट अ रिटेल पार्टिसिपेंट वुड एंटर, बट अगर आपके पास इतने पैसे हो कि आप इसका एक शेयर ले पाए, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स परसेंटेज रिटर्न्स, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट आई थिंक जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड एज अ लर्निंग कर्व। सो जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड मारुति इसकी यहाँ पे एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट है। पिछले कुछ सेशन से हम देखें तो एक बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है। 98,700 का जो लेवल है उसके ऊपर इसने सस्टेन किया है, अप मूव है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर पे भी पॉजिटिविटी है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 1,10,000 ऑड के जो लेवल्स हैं, 1,02,000 के जो लेवल्स हैं, इनको आप एज ए टारगेट लें। स्टॉप लॉस वहीं 98,700 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे लेके चलें। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव, आई थिंक इट कैन गेन फर्दर मोमेंटम फ्रॉम हियर एज वेल। चंदन, ट्रेंड के ऊपर नजर डालिए जरा। एफएनओ में काफी अच्छा काम हो रहा है ट्रेंड में। इनफैक्ट अभी नहीं, अगर 1 महीने का चार्ट देखें, आज तो डेज हाई की तरफ है ही, ऑलमोस्ट 1,700 रुपए की जा रहा है, ये 1650 तो हो ही गया। जब से रिजल्ट्स आए इसके बाद फॉलोअप बाइंग आई है, फंड्स की भी और इंस्टीट्यूशंस की भी। ये देखिए 150 रुपए चला है इस सीरीज में, लेकिन अगर आप बड़ा चार्ट देखें 6 महीने का, रेड्डी साहब ये अटक गया था। आपको याद होगा जब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो रही है, ये सारी बातचीत बाजार में थी, मंदी है। ये देखिए 1100 वाला काफी लंबे टाइम तक 1200-1300 क्रॉस नहीं कर पाया था, फिर इसके बाद इसमें अपपुच शुरू हुआ ट्रेंड। इसके जरा लेवल्स और इसमें वॉल्यूम कैसा हो रहा है एफएनओ साइड पे? चंदन आप बताएं। बिल्कुल, ट्रेंड के यदि आप लंबे चार्ट देखोगे तो लगातार 10 साल हुए, ये साल दर साल स्टॉक एक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। मोमेंटम इंटेक्ट है, बट इन बिटवीन थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है और वापस एक नई रैली स्टार्ट होता है। इस बार का जो मोमेंटम है वो पिछला ब्रेकआउट है। लगभग आप देखोगे लास्ट नवंबर, लगभग आप 6-7 महीने पहले 1560-65 के हर्डल होते थे, और अभी रिसेंटली उन्हीं लेवल को बेस बना रहा है, यानी सप्लाई जोन थे उनको बेस बना के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो पुराने रेजिस्टेंस 1565 वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेंगे, और ये रैली कहने के आगे बढ़ते हुए 1750 से 1800 तक के लिए जा सकती है। इंट्राडे सेटअप के हिसाब से कोई देखें तो लगभग 7 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 1620 का लेवल डिसाइसिवली यहाँ पे निकला है। आज 1620 के ऊपर होल्ड करने की कंडीशन में और भी 2-3% की रैली बननी चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे कोई देखें तो यहाँ पे लगभग आप 1600 का सपोर्ट लगा सकते हो, ऊपर में 1700 तक के मूवमेंट को प्ले करने के। 1700-1800 तक के लेवल्स आप देखते हैं, यहाँ पर आप बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी, इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आई है, और इस वजह से हम एफएमसीजी को चलते हुए देख भी रहे हैं। आज भी एफएमसीजी और लार्ज कैप में एफएमसीजी में अच्छी खासी बाइंग देख रहे हैं। आईटीसी 2%, नेस्ले, एचयूएल, इनमें सब में मूव है, और यहाँ तक कि मिड कैप स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स लाइक जैसे इमामी जैसे स्टॉक्स में भी मूव है। टाटा कंज्यूमर, लार्ज कैप्स के कुछ और नेम, मैरिको, इन सब में अच्छी मूव दिख रही है। चंदन, लेकिन इतना बड़ा रन अप ऑलरेडी, या फिर अभी भी और चाल बाकी है एफएमसीजी स्टॉक्स में? सब अब भी जहाँ आप एंट्री पॉइंट ढूंढते हो, ऐसा कौन सा स्टॉक होगा?
देखिए ओवरऑल बाजार में एफएमसीजी थोड़े से डल रहे, हालांकि रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे रही, मेजर मूवमेंट है वो आईटीसी की तरफ आया, बट वापस यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ तो है और कोई भी डिप आते यहाँ पे खरीदारी आ सकती है। यदि मैं कंपैरेटिव एनालिसिस पे देखूं तो मैं पहले तो आईटीसी पे फोकस करूंगा जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, और दूसरे नाम पे मैं एचयूएल पे फोकस करूंगा। एचयूएल लगातार अपने 50 डेमा को होल्ड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, और अभी 3 दिन से जो डिक्लाइन देखा है उसमें 2620 2625 के हायर बेस बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 2625 सपोर्ट का काम करेगा एक बार के लिए 2750 तक के लिए। तो एचयूएल कंपैरेटिवली प्रेफर्ड पिक रखेंगे इस सेगमेंट में। और उसके अलावा बाकी सारे जो स्टॉक है, चाहे गोदरेज सीपी की बात करें, डाबर की बात करें, अमेरिको की बात करें, सब में ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है। कहीं ना कहीं कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस बेस बन रहा है नई रैली के लिए, तो एचयूएल प्रेफर्ड पिक है, बाकी सब में ऑलमोस्ट सेम बेस है और हायर बेस यहाँ पे शिफ्ट होनी चाहिए। सीजी प्लेस में एचयूएल है प्रेफर्ड पिक का। लेकिन चंदन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी आपसे ही राय जानना चाहेंगे, स्टॉक का क्या किया जाए? देखिए आज भी अच्छी मजबूती, और सिर्फ आज के ही नहीं, पिछले 6 महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या ये कहा जाए कि एंट्री लेवल तो अब मिलेगी ही नहीं, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी दिख चुकी है, करीब 2% तक के रिटर्न्स आज भी दिखा रहे हैं स्टॉक, और पिछले 1 महीने में देखिए करीब 44-45% तक के मूव्स देखे जा चुके हैं। बिल्कुल काफी अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 महीने में देखें तो 2850 से लेके 4250 तक का रनअप देखने को मिला है, और स्टॉक पूरे आईटी सेक्टर को आउटपरफॉर्म कर रहा है लगातार। पिछले आप 5 वीक से देखें तो हाइट ऑफ हायर बॉटम की सीक्वेंस यहाँ है, और इनफैक्ट आज के दिन हमारे 2 टॉप ट्रेड्स में एक एनटीपीसी था और दूसरा डिक्सन था, तो स्टॉक यहाँ पे पसंद है। 4100 के सपोर्ट से यहाँ पे 4350 के टारगेट दिए थे, अब उस लेवल को ट्रेल कर सकते हो, अब सपोर्ट को आप 4150 पे लेके जा सकते हो, ऊपर में 4350 प्लस तक के टारगेट के। आपको याद होगा व्यूअर्स कि मैंने आपको कोटक बैंक के ब्लॉक के समय बोला था इसमें जल्दबाजी मत करिए लेने की, 4-5 हज़ार करोड़ का माल आ रहा है और स्टॉक 1600 वाला 900 हो चुका है। 2 दिन से आपको कोटक में प्रेशर है, इसलिए कहा था सारे ब्लॉक में कूदने वाला नहीं होता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि किसमें काम हो चुका है ऑलरेडी या जगह है ऊपर में। कुछ कोटक देखिए आज भी प्रेशर में, कल भी नीचे बंद हुआ, लेकिन फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में कल जब ब्लॉक गिरा है तो एक बार स्पाइक आया था, अगर आप देखें तो काफ़ी लोग इसमें अटक गए होंगे। स्टॉक इस पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए कुछ, और क्या बता रहे हैं आपका चार्ट्स? तो अजय थोड़ा सा देखिए इसका जो मूव है ये डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हमने जो स्पर्ट देखा था 1650 से 1900 1975 के मूव के आसपास, उसके बाद फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आई है। एंड दिस इज समथिंग दैट टाइम एंड अगेन आई थिंक यू एंड आई वी बोथ डिस्कस्ड कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो प्रॉमिस था कि 1975 1900 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद 2000 के ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे, ये काफी समय से नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से ये एक दिस विल प्रोबब्ली बी लाइक अ डार्क हॉर्स, जब चलेगा तो शायद मोमेंटम आपको दिखा देगा, बट this is not something that probably will be the front runner in the bank nifty को लीड करने के लिए जो स्पेस है उसमें। So मेरे हिसाब से this is not something that you should participate in till there are very clear signs of breakout। अब जो आपने स्टॉप लॉस की बात की, देखिए 1830 का एक लेवल है जहां पे 1830 से लेके 1770 का एक गैप है जो मेरे हिसाब से फिल होने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। सो 1830 को आप अपना स्टॉप लॉस बना के चले अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशंस हो निचले लेवल से। तो अब जो जिस तरीके का हम सेटअप देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया 1770 से शुरू हो रही है, I will not be surprised कि the stock goes down 100 points from here and we see those 1750 1770 levels also। So मेरे लिए ये उसी वेट एंड वॉच लिस्ट में रहेगा जहां पे थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक में बने रह सकता है। बैंक निफ्टी को नीचे ड्रैग करने का या पर तेजी से नहीं ले जाने का काम परहैप्स कोटक करेगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच मोड में ही रहूंगा विद अ नेगेटिव बायस। सो 1830 एंड 1770 आर द टू लेवल्स that will be on my radar for this stock on the downside। बैंक्स, कोटक बैंक पर एक राय ज़रूर बनती हुई और इस पर नज़र भी रखनी होगी। लेकिन इस बीच अभी थोड़ी देर से साइड डीवी हमारे साइड फ्लैश में प्रताप स्नैक्स का स्टॉक इतनी बार फ्लैश हुआ है कि मैं बिना पूछे नहीं रह पाऊंगी। एक बार किरण आपसे जानना चाहूँगी, करीब 6% तक की तेज़ी 2 हफ्ते पहले स्टॉक का फोकस में भी था जब कंपनी के नतीजे आए थे, कंपनी के नंबर्स अच्छे थे हर लिहाज से, रेवेन्यूज़, मार्जिन्स, एबिटा और मुनाफे के फ्रंट पर भी, और आज ये स्टॉक देखिए अगेन अप मूव दिखाता हुआ। क्या राय होगी प्रताप स्नैक्स, एक टेक्निकल चार्ट चेक? सो प्रताप नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्टॉक में फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 770 775 के आसपास एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था। स्टॉक में एक 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जो था वो 830 के आसपास था।
आज स्टॉक ने गैप अप किया है, 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव गैप अप है। कहीं ना कहीं जिस तरह से वॉल्यूम के साथ ये गैप अप हुआ है तो ये एक ब्रेकआउट गिना जाएगा और मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। सो ओवरऑल पोजीशन इसमें ले जा सकती है, लेकिन जब से गैप अप हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी है। तो करंट मार्केट प्राइस से नहीं, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, नीचे कोई भी डिप आता है 850 से 840 के बीच में, तो उस 10 रुपए के रेंज में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 830 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 2 से 3 दिन में डेफिनेटली हम यहाँ से कंटिन्यूअसली एक अपसाइड देख सकते हैं, जहाँ पे 890 से 900 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 830 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 5 स्टार बिजनेस को लेके डाक्टर साहब 600 रुपए के ऊपर आ गया है, 600 रुपए क्रॉस कर लिए। अगर आप देखें तो ये एक महीने में करीब करीब 70 रुपए चल चुका है। एक महीने का चार्ट लिखिए डाक्टर साहब, नीचे के लेवल से जो ज़बरदस्त रिकवरी आई है 500 वाला 600 क्रॉस हुआ है। कुछ जरा 5 स्टार बिजनेस के चार्ट चेक करके बताएं, इसमें लग रहा है सेलिंग पूरी एब्जॉर्ब हो गई है, स्टॉक एक बॉटम बना के वापस आ रहा है। और जिस तरीके का इसमें हमने जंप आते हुए देखा है, आफ्टर द रिकवरी इज डन, इज शोइंग कि यहाँ पे फ्रेश डिलीवरी बाइंग हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 617 से 620 के कुछ नियर टर्म रेजिस्टेंसेस हैं, बट आई थिंक दैट शुड नॉट होल्ड अप टू मच, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर पे मुझे लग रहा है और अपसाइड आ सकती है। एंड द काइंड ऑफ सेटअप एंड द जंप दैट वी हैव सीन, सो 617 620 के जो लेवल्स हैं ये टेक आउट कर सकता है। Don't be surprised to see some profit booking there, but I think once that is done, the stock can move higher. मेरे ख्याल से 650 भी यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। 590 इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। 650 का एक लेवल है जो आपके लिए ऐसे टारगेट एक्ट करेगा। ओके, 5 स्टार बिजनेस 650 तक के लेवल्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच उषा मार्टिन करीब 2-2.5% की तेजी दिखाने के बाद ऊपरी स्तरों से अब हल्की मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन किरण ये मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से जो 18 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई थी उसके ठीक बाद स्टॉक में एक मूवमेंट देखने को मिला है। उषा मार्टिन हम देखे थे कि एक्सटेंडेड जो राइज है वो आ चुका है, कहीं ना कहीं 240 के आसपास का ब्रेकआउट था, 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये न्यूज के बाद हम देख रहे हैं कि काफी सारे लोगों को इसमें अट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से जिस तरह से मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक एक ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं 240 का स्टॉप लॉस के साथ, और अगर जिनको नया लेना है उनके लिए मैं यही सजेशन रहेगा, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। कहीं ना कहीं 270 250 के बीच में अगर आपको मिलता है तो वहां पे नॉट एट करंट मार्केट प्राइस, तो वेट फॉर बाइंग 250 240 लेवल, और जिनके पास है वो 240 का एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में काफ़ी ट्रिगर्स हैं। अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से कोई भी आप ऑटो एंसिलरी ले लें, कुछ 25-50 स्टॉक लिस्टेड है इंडिया में, सब में बाइंग आना शुरू हो गई है। ऑटो एंसिलरी गेनर्स अगर आप दिखा सकें डाक्टर साहब, ट्रिगर्स क्या है? एक तो ऑटो सेक्टर में टर्न अराउंड है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो बड़ी गाड़ियाँ हो, छोटी गाड़ियाँ हो, 2 व्हीलर्स हो, सब ने नए लॉन्चेस लगा रखे हैं और माल बिक भी रहा है। अगर आप देखें वॉल्यूम्स इंप्रूव हो गए, और मुंजाल ऑटो, मिंडा, दुनिया भर की कंपनी, ईवी इकोसिस्टम, एक तो करंट कंपनी ईवी के लिए बना रही हैं, और अब खबर ये भी है कि टेस्ला भी डोमेस्टिक वेंडर बेस यहाँ पे बनाएगी। तो अगर हम ट्रिगर्स लेके आएँ कि क्यों इस समय ऑटो एंसिलरी सेक्टर में बाजार की काफ़ी रुचि बन रही है। आदित्य वेलवेलकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के, इन सारे ट्रिगर्स के बारे में बात करने के लिए। आदित्य धन्यवाद। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, सबसे बड़ी बूस्ट जो है ऑटो एंसिलरी में इतनी बाइंग आ रही है, आपके क्लाइंट्स आपसे पूछते होंगे क्या खरीदना चाहिए, क्या कहां से आ रही है? क्योंकि ये 8-10 साल का सिक्लिकल स्पेस है, वापस आ गया है अब। या डेफिनेटली, सो ऑटो एंसिलरी में जो एक बड़ा बूस्ट जो आ रहा है वो एक प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है उसकी वजह से ये हो रहा है कि उनकी जो किट वैल्यू पर व्हीकल है वो बढ़ रही है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मिंडा है, मिंडा कॉर्प, उसमें उनका जो स्मार्ट कीज है, उसके बाद उनका वायरिंग हार्नेस बिजनेस है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो ऑर्डर्स है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो किट वैल्यू है वो नॉर्मल आईसी की किट वैल्यू से काफी ज्यादा है। और जो एक प्रीमियमाइजेशन हो रहा है ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स में, इवन कमर्शियल व्हीकल्स में और 2 व्हीलर्स में, उसकी वजह से जो ऑटो एंसिलरी के जो करस्पॉन्डिंग इक्विपमेंट्स है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट कीज, तो उसकी जो रियलाइजेशन है वो अच्छी है। तो उसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है, ओवरऑल सेल्स प्राइस रियलाइजेशन है वो अच्छा होने वाला है। तो उसकी वजह से स्टॉक्स को एक सपोर्ट आ रहा है, एक अच्छा ग्रोथ आउटलुक दिख रहा है।
ये कि आपके कवरेज में कितने स्टॉक्स हैं और उनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताइए जिन्होंने अर्निंग विजिबिलिटी सबसे मजबूत दी है, क्योंकि उनके क्लाइंट्स अच्छा माल ले रहे हैं, ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। हाई अर्निंग विजिबिलिटी वाले कुछ नाम बताएं अगर आप। ऑटो एंसिलरी में? जी हाँ, ऑटो एंसिलरी में हमारे पास यूनो मिंडा, मिंडा कॉर्पोरेशन, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव एक्सेल और स्टील स्ट्रिप व्हील्स है। तो उसमें यूनो मिंडा और मिंडा कॉर्प का अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी काफी अच्छा है। उसके दो रीजन है। एक तो ये दोनों कंपनीज काफी अच्छा एक्सपांशन कर रही है इन द रिस्पेक्टिव ऑटो कंपोनेंट्स। यूनो मिंडा जो ऑटोमोटिव जो व्हील्स रहते हैं एल्यूमिनियम के, काफी एक्सपांशन हो रहा है। सीटिंग बिजनेस भी उसका अच्छा चल रहा है। मिंडा कॉर्पोरेशन में एक ट्रिगर ऐसा है कि वो प्रीकॉल के साथ मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने अभी स्टेक परचेस किया है, तो आगे उसका डेवलपमेंट कैसे होता है बेस्ड ऑन दैट मिंडा कॉर्पोरेशन का ट्रैजेक्टरी डिसाइड होगा। मिंडा कॉर्पोरेशन का ये कमेंट्स है कि जो टीएफटी बिजनेस है जो उसमें वो काफी ग्रोथ देख रहे हैं और प्रीकॉल एक टीएफटी में एक लीडर है, तो अगर उसके साथ उसका अगर कोलैबोरेशन होता है, मर्जर होता है, तो ये स्टॉक को भी काफी बूस्ट मिल सकता है आगे। स्टील स्ट्रिप व्हील्स एक जो व्हील्स बनाता है स्टील के और एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स, उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिक रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया है। एक एक्सपोर्ट जो उसका अभी तक जो वीक था यूरोप में और यूएस में, उसमें थोड़ा सा बॉटम आउट होने का चांसेस है। तो स्टील स्ट्रिप व्हील्स में एक तो उनका एक्सपोर्ट्स पिकअप हो सकता है और अलॉय जो शेयर है वो बढ़ने वाला है। तो ये तीन स्टॉक्स और एंड्योरेंस लास्टली, उसमें भी एंड्योरेंस में भी यूरोप का जो एक हेडविंड था वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है और बजाज एक मेजर कस्टमर है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का, तो उसमें भी बजाज में जो टर्न अराउंड हो रहा है उस वजह से एंड्योरेंस को जो फायदा होगा, उसकी वजह से एंड्योरेंस की जो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी है वो भी ठीक लग रही है। ऑटोमोटिव एक्सेल थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहेगा। जो Q4 के उनके रिजल्ट्स आए वो इतने अट्रैक्टिव नहीं थे, मार्जिन्स फ्लैट ही आया है लगभग, बट सीवी साइकिल थोड़ा लॉन्ग रहेगा तो उसकी वजह से एक रेवेन्यू विजिबिलिटी तो है, बट आउट परफॉर्मेंस इसमें नहीं दिखा है। आदित्य, ये तो आपने अपने ऑटो एंसिलरी के प्रेफर्ड स्टॉक्स बताएं, लेकिन इन स्टॉक्स को लेकर टारगेट्स और टाइम फ्रेम भी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, और एक और ईवी ट्रांजिशन और रॉ मटेरियल प्राइस मॉडरेशन जो हैं वो आने वाले क्वार्टर्स के लिए ऑटो एंसिलरी के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं? ये ईवी ट्रांजिशन तो डेफिनेटली जैसे मैंने अभी बताया कि ये इसके वजह से उनके ऑर्डर बुक्स में और किट वैल्यू में अच्छा एक जंप मिल रहा है। यूनो मिंडा का हमारा 620 का बाय टारगेट है। मिंडा कॉर्प हम लोग शायद उसको और उसका टारगेट प्राइस रेज कर सकते हैं। वी आर वेटिंग फॉर अपडेट फ्रॉम जो प्रीकॉल और मिंडा का किस तरह से अभी मर्जर होता है, उसके हिसाब से उसका 300 प्लस टारगेट हो सकता है। उसके बाद एक स्टॉक और है महिंद्रा सीआई, जो भी हमने अभी रिसेंट इनिशिएट किया था, उसका हमारा 525 का टारगेट है। स्टॉक ऑलरेडी काफी रैली कर गया बिकॉज महिंद्रा सीआई में एक यूरोपियन उनका जो सेगमेंट है, बिजनेस है, वहाँ पे काफी उनको फायदा हुआ। वहाँ पे एनर्जी प्राइसेस यूरोप में कम हुए हैं और एक लार्जली वहाँ पे जो ऑटो एंसिलरी का जो फॉर्जिंग्स बिजनेस है वहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, तो उसका सीधा फायदा महिंद्रा सीआई को हुआ। और महिंद्रा का जो स्टेक था, माइनॉरिटी स्टेक, वो निकलने के बाद महिंद्रा सीआई को एक फायदा हुआ है। तो बेसिकली जो ओवरऑल टेलविंड्स है ऑटो एंसिलरीज में, एक तो जो करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है उनकी जो ग्रोथ आउटलुक है वो अभी भी बरकरार है। एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है, ईवी फोकस है, उसके वजह से ये सब स्टॉक्स को फायदा हो रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए आदित्य। टेस्ला की जो गाड़ी आपको विजुअल्स हैं वो फाइल है, वो अभी हिंदुस्तान में लॉन्च नहीं हुई है। अगर आप मूड बना रहे हैं खरीदने का तो आपको थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ईवी प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत शानदार गाड़ियाँ लॉन्च कर दी हैं। मेरी पसंदीदा डिज़ाइन किया कि आपने ईवी देखी है, इतनी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, माइंड ब्लोइंग। और ईवी एक रियलिटी
है। मेरी सोसाइटी में चार्जिंग स्टेशन ईवी गाड़ियां आ चुकी हैं, तो ये रियलिटी है। और इसीलिए आपको ऑटो एंसिलरी कंपनी जो ईवी की तरफ झुकाव है और अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, उनका धंधा चल रहा है। हाँ, राइट, आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और हमने त्रिमूर्ति स्टॉक्स में स्टॉक डिस्कस किए थे। इनफैक्ट हमें मान इंफ्रा के बारे में शरद ने कल ही क्लोजिंग ट्रेड ने बता दिया था, वो 5% की तरफ पहुंच गया है वो स्टॉक ऊपर। कुछ से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ 111 का भाव है, 4% ऊपर है इस वक्त। चार्ट्स क्या बताते हैं? अगर इसको थोड़ा लंबे चार्ट्स पे देखें तो बहुत ज़्यादा चला नहीं, वही 90 वाला 110, इसमें पोटेंशियल है या किसी अच्छे लेवल पे लेंगे हम 95 या 90? अच्छा, बाय द वे आज पराग शाह चेयरमैन मान इंफ्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। कल कुछ FII ने 1.5% इक्विटी ली थी, 1.5% इक्विटी एक ब्लॉक पे ली थी। कुछ बताएं। अजय, मुझे ध्यान है आई थिंक पिछले कुछ दिनों से हम स्टॉक को डिस्कस करते आए हैं और मोमेंटम इसमें बहुत ही अच्छा है। 110 का आई थिंक हमने लेवल जो है वो डिस्कस किया था इसके लिए, जहां पे आज हमें ये स्टॉक आते हुए दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए ओवरबॉट हो चुका है। आज एक गैप भी गैप अप ओपनिंग के साथ इसकी जो शुरुआत हुई है हमें देखने मिली है। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें डिप के लिए। 95 के जो आपने लेवल्स बताए ये भी ठीक है, बट अगर करीब 100 के आसपास भी मिले तो भी इट्स नॉट अ बैड एंट्री पॉइंट। बहुत ही अच्छा है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखूं तो भी एक वर्टिकल राइज हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। सो थोड़ा सा इसमें आप डिप का वेट करें फॉर अ फ्रेश एंट्री। एक्जिस्टिंग पोजीशन वही 100 रुपए के आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। 120 और 135 के लेवल्स आपको आते हुए देख सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री के लिए वही 100 रुपए के आसपास आपको डिप मिले तब आप इसमें एंटर करें। अब थोड़ा सा ओवर रन अप हो चुका है इसमें, वॉल्यूम्स अभी भी हैं लेकिन ओवरशॉट है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें आते हुए दिख सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। पॉइंट ये तो इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा डिप पे इंतजार करें आप, डिप मिले तो आप इसमें एंटर करें। लेकिन इस बीच बैंक्स में थोड़ी सी तेजी तो बढ़ी है और इनफैक्ट कुछ लार्ज कैप बैंक्स भी ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स हो इनमें मूव आपको देखने को मिली है। फाइनेंस काउंटर्स और बजाज ट्विंस तो तेज थे ही, SBI भी अब आपको हरे निशान में ट्रेड करे। कोई रिकवरी पे क्या आप कोई कॉन्ट्रा, क्योंकि बैंक्स पे बेट्स आ नहीं रही हैं चंदन, कोई बैंक्स पे एक बोल्ड ट्रेड लेंगे आप? किरण कोई ट्रेड लेंगे बैंक्स पे? हाँ, सो बैंक्स के ऊपर ऑलरेडी हमने एक्सिस बैंक का कॉल दिया था सुबह 975 के आसपास, अभी 985 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वो कंटिन्यू है। दूसरे अगर कोई बैंक्स के अंदर हमें देखना है तो मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक हम देख सकते हैं। सुबह से खुला है मार्केट, जिस तरह से बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर सस्टेन है, सो एक्सिस या तो ICICI, इन दोनों में से बैंक या तो दोनों बैंक को चलना पड़ेगा तभी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, ऐसा एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है। कहीं ना कहीं ICICI बैंक की बात करें हम तो एक लो रिस्क ट्रेड बन रहा है। मल्टीपल सपोर्ट हम 930 के आसपास देख रहे हैं। स्टॉक ओवरऑल 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो मेरे हिसाब से ICICI बैंक में हम एक लो रिस्क ट्रेड ले सकते हैं। 930 का आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऊपर में कहीं ना कहीं 960 तक के टारगेट आपको ICICI बैंक में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। ICICI बैंक पर आपने व्यू बताया, लेकिन इस बीच क्रूड डेरिवेटिव के रेट्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एशियन पेंट्स टॉप गेनर, ITC टॉप गेनर, उसके अलावा जो FMCG पैक का जो ट्रेड चल रहा है, टाइटन, नेस्ले, HUL, सारे स्टॉक्स में अच्छी मूव है। और इनफैक्ट मेटल पैक्स में JSW स्टील में भी एक अच्छी मूव दिख रही है। मेटल्स का ट्रेड बड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी है कुछ, लेकिन JSW स्टील इस ट्रेड पर नजर जाएगी आपकी स्टॉक पे? एक्सीडेंटली कुछ दिन पहले मेटल पैक में मैंने JSW स्टील का ही कॉल दिया था मॉर्निंग शो पे, एंड इट जस्ट सो हैपेंड कि इसके जो टारगेट 1 और टारगेट 2 थे दोनों ही एक ही दिन में अचीव हो गए थे। 760 के मैंने टारगेट 2 मेंशन किया था, 745 एंड 760 के टारगेट्स। अब उसके बाद भी स्टॉक उन लेवल से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन बायस अभी भी पॉजिटिव है। एंड यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन व्हेन यू से कि मेटल का जो प्ले है ये थोड़ा सा डाइसी है, बिकॉज ग्लोबल हैंगओवर जो रिसेशन के टॉक्स के चल रहे हैं उसकी वजह से ये क्लियर रन अप नहीं दे पा रहे। लेकिन जो हमें डोमेस्टिक डिमांड दिख रही है उसके चक्कर में आप देखिए अच्छा खासा इनमें हमें रिवाइवल भी आते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरप्ले है ये चलता रहेगा और आपको ये स्टॉक एक रेंज में ही दिखेंगे। तो जब जब आपको मोमेंटम जिस डायरेक्शन का मिल जाए उस साइड प्ले करके चलिए। दैट्स हाउ आई वुड प्ले मेटल एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब जहां तक JSW स्टील की पर्टिकुलरली बात है, अगेन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अप ट्रेंड जो है ये बरकरार है, कंटिन्यू रहेगा टिल एटलीस्ट 770 का जो लेवल है ये मेरे लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेगा। 790 का जो लेवल है ये मेरे लिए एज अ सेकंड टारगेट एक्ट करेगा। दैट इज व्हेन वी कुड सी सम प्रॉफिट बुकिंग। अगर वहां पे नहीं सस्टेन करता तो फिर वहां से थोड़ा सा नीचे स्लिप हो सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए 745 इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें।